नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। जैसा कि तुम जानते हो, ऐसे कई संप्रदाय हैं जो दुनिया से अलग थलग रहना पसंद करते हैं। हालांकि उन हिडन सेक्ट्स को भी बाहरी दुनिया से संसाधनों की जरूरत पड़ती है। वान हुई ने बताना शुरू किया, किंगड्यून माउंटेन संप्रदाय एक प्राचीन मार्शल आर्ट संप्रदाय है। वे वान परिवार से भी थोड़े पुराने हैं। वान कबीले के विपरीत वे पूरी तरह से मार्शल दाव का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी प्राचीन तकनीकों के कारण उनके योद्धाओं की शक्ति सामान्य मार्शल आर्टिस्ट से कहीं अधिक होती है। तो क्या वे पूर्वी प्रांत ईस्टर्न प्रोविंस की सबसे बड़ी शक्ति हैं? लुतियान ने हैरानी से पूछा। वान हुई ने सिर हिलाया। सबसे बड़े तो नहीं, पर उनकी ताकत बहुत है। सुना है उनके संप्रदाय प्रमुख सेक्ट मास्टर पहले ही मार्शल ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच चुके हैं। लुतियान ने मुस्कुराते हुए पुरानी कड़ियों को जोड़ा। तो मू यूनियन की माँ उसी संप्रदाय की शिष्या रही होंगी जिन्होंने एक साधारण इंसान से प्यार किया और यूनियन को जन्म दिया। और कसू फैंग के प्लॉट के हिसाब से वह उस संप्रदाय के विरोधी गुट को हराकर मू यूनियन और उसकी माँ को मिलवाएगा, जिससे यूनियन का दिल पूरी तरह उसका हो जाएगा। लुतियान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई, पर अब ये क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा। वान परिवार से विदा लेकर लुतियान अपने 50 योद्धाओं के साथ विला पहुंचा। आज भी परिवार की पार्टी है। कसू फैंग वहां जरूर कोई हीरो वाला काम करने की कोशिश करेगा। या तो वह कोई महंगा तोहफा देगा, या किसी बुजुर्ग की बीमारी ठीक करेगा, या अचानक हुए हमले से सबको बचाएगा। लुतियान ने मन ही मन गणना की। मुझे कसू फैंग की हर चाल को नाकाम करना होगा। उसने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया। आज से तुम सब मेरे अधीन हो। मैं तुम्हें 50,000 युआन का मासिक वेतन दूंगा और ऐसी ताकत जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं देखी होगी। योद्धा खुश थे, पर लुतियान ने एक शर्त रखी, तुम्हें इस अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने होंगे और अपने खून की एक बूंद देनी होगी। योद्धाओं को लगा कि यह बस एक दिखावा है। ब्लड कस रक्त अभिशाप। इस युग में वे हंसने लगे और सबने हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें नहीं पता था कि जैसे ही उनके खून की बूंद कागज पर गिरी, वह कागज लाल हो गया और उस पर जादुई निशान रून्स उभर आए। लुतियान ने उसे गॉड स्पेस में डाल दिया। अब वे कभी उसे धोखा नहीं दे सकते थे। लुतियान ने वांग यी को जानकारी जुटाने के काम पर लगाया और खुद अपनी साधना के अगले चरण ईगल स्टांस में डूब गया। ईगल यानी आसमान का राजा। उसकी आंखें पहाड़ के बीच से एक छोटा सा दाना भी देख सकती हैं। लुतियान ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। ईगल स्टांस सिद्ध होने पर पांचों इंद्रियां सेंसर्स तीव्र हो जाती हैं और शरीर में जबरदस्त फुर्ती आ जाती है। साधना के दौरान लुतियान को हवा की सरसराहट, पत्तों की आवाज और अपनी धड़कन साफ सुनाई देने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी माना शक्ति को हवा के साथ मिला दिया। अगर मैं हवा को ही अपनी आंखें बना लूं तो मैं सब कुछ महसूस कर सकूंगा। उसने आंखें बंद करके ही हवा के प्रवाह को महसूस किया और सुइयां फेंकी। सुइयां सीधे पेड़ के तने पर जाकर लगी और एक सितारे की आकृति बना दी। ईगल स्टांस का पहला चरण सोरिंग क्लाउड ईगल सिद्ध हुआ। और मैंने एक नया मंत्र सीख लिया है, विंड डिटेक्शन। लुतियान खुशी से उछल पड़ा और अपनी नई क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए गॉड स्पेस में चला गया। रात होते ही शहर रोशनी से नहा उठा। लुतियान ने अपनी तैयारी पूरी की और ली यूलिंग के दादाजी ली मिन के लिए उपहार लेकर पार्टी में पहुंचा। उसने अपने योद्धा हो सान को बाहर चौकन्ना रहने का निर्देश दिया। पार्टी में ली यूलिंग नीली ड्रेस में अप्सरा जैसी लग रही थी, जबकि मू यूनियन का आकर्षण देखते ही बनता था। जब लुतियान इन दोनों सुंदरियों के साथ मुख्य हॉल में पहुंचा तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। उसका बड़ा हुआ चाम उसे किसी हीरो की तरह चमका रहा था। दादाजी, ये लुतियान है। इसी ने मेरी जान बचाई थी, यूलिंग ने गर्व से परिचय कराया। लीमिन एक सम्मानित व्यक्ति थे जो नेशनल चैम्बर ऑफ मेडिसिन के सदस्य थे। लुतियान ने शिष्टाचार से झुककर उन्हें एक लकड़ी का बक्सा थमाया। जब लीमिन ने उसे खोला तो उसमें एक शानदार पेंटिंग थी, द पाइन्स एंड सन। पेंटिंग इतनी जीवंत थी कि देखने वालों को लगा जैसे वे सचमुच उगते सूरज के सामने खड़े हों। फेंग ताइहोंग ने भी पेंटिंग की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसा अमूर्त भाव, एब्स्ट्रैक्ट इंटेंट सिर्फ शाही कलाकृतियों में ही दिखता है। लीमिन लुतियान के इस उपहार से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि यह पेंटिंग दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक थी। तभी मू शुई यूनियन के पिता वहां पहुंचे और उनके पीछे साई की तरह कसू फैंग चला आ रहा था। कसू फैंग के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह अपना हीरो वाला पर फेस स्लैप मूव दिखाने के लिए बेताब था। नमस्ते दादाजी, मैं कसू फैंग हूँ। कृपया मेरा ये तुच्छ उपहार स्वीकार करें। कसू फैंग ने आगे बढ़कर एक डिब्बा दिया। लुतियान ने पहले ही यूलिंग को कुछ समझा दिया था। यूलिंग ने डिब्बा लिया और उसे खोलने लगी। कसू फैंग को लगा कि अब उसका दुर्लभ खजाना सबको चौंका देगा। लेकिन जैसे ही डिब्बा खुला, सबकी हंसी छूट गई। भीतर एक साधारण सा पेंडेंट था। फेंग ताइहोंग ने उसे देखते ही कहा, एक साधारण मूनपल पेंडेंट। लुतियान की पेंटिंग के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। कसू फैंग का चेहरा सफेद पड़ गया। यह मेरा उपहार नहीं है, किसी ने इसे बदल दिया है। वह चिल्लाया, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ली यूलिंग ने तुम्हारा तोहफा बदल दिया? लुतियान ने मौके पर चौका मारा। कसू फैंग, हार मानना सीखो। यूलिंग पर आरोप लगाना बहुत ओछी हरकत है। यूलिंग की आंखें गुस्से से ठंडी हो गईं। मिस्टर कसू, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। लीमिन और मू शुई भी कसू फैंग की इस बचकानी हरकत से निराश दिखे।
दरअसल जब लुतियान ने कुछ पलों के लिए डिब्बा पकड़ा था, उसने अपनी जादुई गति से असली उपहार को गॉड स्पेस में भेज दिया और सू किंगयाओ की मदद से उसे एक नकली पेंडेंट से बदल दिया था। डिंग, कसू फैंग के उपहार वाले प्लॉट को रोका गया। कसू फैंग की डेस्टिनी -30, होस्ट को जोड़ 3-0 डेस्टिनी और 800 फॉर्चून पॉइंट्स। डिंग, लीमिन और मू शुई की नज़र में कसू फैंग की इज्जत गिरी। कसू फैंग की डेस्टिनी -20, जोड़ 500 फॉर्चून पॉइंट्स। लुतियान मन ही मन हंस रहा था। कसू फैंग का चेहरा कुचले हुए बैंगन जैसा हो गया था। पर तभी पार्टी के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई और एक अजनबी चिल्लाया, हाँ कसू फैंग, तो तुम वाकई जिंदा हो। भीड़ छंटी और शानदार कपड़ों में एक युवक हाथ में वाइन का गिलास लिए आगे बढ़ा। लुतियान का चेहरा उसे देखते ही सिकुड़ गया। वह कोई और नहीं, कसू मिंग जू मिंग था, जो कसू फैंग का चचेरा भाई और जानी दुश्मन था। कसू मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कसू फैंग की आंखों में खून उतर आया। बस ये देखने आया था कि एक कॉकरोच कसू फैंग को मारना कितना मुश्किल है। पर कोई नहीं, अगली बार मैं उसे पूरी तरह कुचल दूंगा, कसू मिंग ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। कसू फैंग ने उसे द्वंद्वयुद्ध स्पारिंग की चुनौती दे डाली। कसू मिंग, जो एक उच्च चरण का मार्शल प्रशिक्षु था, उसे नीचा दिखाने के लिए तैयार हो गया। रुको, लुतियान बीच में आ गया। कसू फैंग, क्या तुम्हारे पास शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है? तुम दादाजी ली की पार्टी का माहौल खराब कर रहे हो। क्या तुम उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हो? कसू फैंग हक्का बक्का रह गया। लुतियान ने जिस तरह से बात घुमाई, उससे कसू फैंग अपराधी की तरह दिखने लगा। मू यूनयून ने भी साथ दिया। पापा, ये कसू फैंग कितना हिंसक है। ये यहाँ भी तमाशा कर रहा है। मू शुई यूनयून के पिता को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने कसू फैंग को वहां से जाने के लिए कह दिया। डिंग, कसू फैंग का प्लॉट विफल। कसू फैंग की डेस्टिनी -30, जोड़ 800 फॉर्चून पॉइंट्स। तभी खबर आई कि बाहर कुछ नकाबपोशों ने हमला किया है। कसू फैंग ने सोचा कि अब उसे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा। अंकल मू, आप रुके, मैं उन हमलावरों को देखता हूँ। वह हीरो की तरह बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, उसका सामना हुओसान से हुआ, जो लुतियान का आदमी था। हुओसान के हाथ में एक लोहे की रॉड थी जिस पर खून के निशान थे। ब्रदर लू, हमलावरों को हमने खदेड़ दिया है। पुलिस आ गई है और सब कुछ नियंत्रण में है, हुओसान ने रिपोर्ट दी। पूरी भीड़ ने तालियां बजाईं। लुतियान ने बिना शोर मचाए समस्या सुलझा दी थी, जबकि कसू फैंग हाथ मलते रह गया। कसू फैंग का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसने ताज़ा गोबर चख लिया हो। मुशुई ने सगाई की घोषणा करने का इरादा त्याग दिया। मुयूनयुन ने साफ कह दिया कि वह कसू फैंग के साथ नहीं जाएगी और वह अब आज़ाद रहना चाहती है। जाते जाते यूनयुन ने अपने पिता को लुतियान द्वारा दिया गया वह विशेष नुस्खा रेसिपी सौंपा। पार्टी के अंत में ली यूलिंग ने अपने दादाजी से रूनिंग ज्ञान पिल के बारे में पूछा। दादाजी ली मिन ने बताया, ये प्राचीन काल में नपुंसक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसका एक ही इलाज है, पीड़ित को किसी कुंवारी कन्या से यिन ऊर्जा प्राप्त करनी होगी, इससे पहले कि उसकी नसें पूरी तरह बंद हो जाएं। लुतियान ने मुंह यूनयुन की ओर देखकर मुस्कुराया। यूनयुन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। ली यूलिंग को भी एहसास हुआ कि लुतियान को बचाने के लिए यूनयुन को क्या बलिदान देना होगा। पार्टी के बाद लुतियान अपने विला लौटा। सू किंगयाओ प्रकट हुई और उसने लुतियान को वह असली चीज़ दिखाई जिसे उसने कसू फैंग के डिब्बे से बदला था। चलो देखते हैं कि कसू फैंग के सिस्टम ने उसे क्या खजाना दिया था। लुतियान ने मुस्कुराते हुए उस जादुई गोली को हाथ में लिया। लुतियान ने गॉड स्पेस में 500 फॉर्चून पॉइंट्स खर्च करके कसू फैंग की उस जादुई गोली की एक प्रतीक रेप्लिका बनाई। उसने इसे खाया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसे अपने शरीर में एक जबरदस्त गर्मी महसूस हुई। जांच के बाद उसे पता चला कि यह एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल थी। अद्भुत, यह न केवल शरीर को फौलाद जैसा बनाती है, बल्कि उम्र भी 3 साल बढ़ा देती है, लुतियान ने मुस्कुराते हुए निष्कर्ष निकाला। उसने अपनी अपोथेक्री कुशलता का उपयोग कर इस गोली का नुस्खा रेसिपी भी चुरा लिया, जिसमें कई 100 साल पुरानी दुर्लभ जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया था। लुतियान ने तय किया कि वह इस शक्ति का उपयोग अपनी टोटस स्टांस को सिद्ध करने के लिए करेगा, जो उसके आंतरिक अंगों को मजबूत बनाएगी। अगली सुबह 4 बजे वांग यी का घबराया हुआ फोन आया। मालिक, हमारा एक साथी मर रहा है, उसके शरीर के साथ छेदों से खून निकल रहा है। लुतियान ने शांति से कहा, चिंता मत करो, वह नहीं मरेगा। बस उसे सुबह मेरे घर ले आओ। सुबह जब वे उसे लेकर आए तो लुतियान ने खुलासा किया कि यह उस ब्लड कर्स का नतीजा है जो अनुबंध तोड़ते ही सक्रिय हो गया। उस आदमी ने कल रात गुप्त जानकारी वांग कबीले को बेचने की कोशिश की थी। योद्धाओं के बीच खौफ की लहर दौड़ गई। लुतियान ने अपने खून की एक बूंद से उस आदमी का श्राप शांत किया और वह तुरंत ठीक हो गया। जब तक तुम वफादार हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लुतियान ने ठंडे स्वर में कहा। अब उसके योद्धाओं के मन में उसके प्रति गहरा सम्मान और डर बैठ गया था। इसके बाद लुतियान ने वांग यी और हुओसान से रिपोर्ट ली। उसे पता चला कि कल रात पार्टी के बाहर हमला करने वाले योद्धा बहुत मजे हुए थे और वे किंगयुन माउंटेन संप्रदाय से जुड़े हो सकते थे। पूर्वी प्रांत के अंडरवर्ल्ड में हलचल मची हुई थी क्योंकि ब्लैकबियर्ड गैंग के खत्म होने के बाद कई छोटी बड़ी गैंग्स उनके ठिकानों पर कब्जा करना चाहती थीं। दोपहर में लुतियान ने मू यूनयुन और ली यूलिंग को एक कॉफी शॉप पर बुलाया। क्या लुतियान, तुमने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? यूनयुन ने अपना मिल्कशेक पीते हुए पूछा। यूनयुन और यूलिंग के बीच एक अजीब सी बॉन्डिंग दिख रही थी, जैसे कल रात उनके बीच कोई लंबी बात हुई हो। लुतियान ने सीधे मुद्दे की बात की। मुझे पता चल गया है कि उस रात मुझ पर हमला किसने किया था और मुझे वह नपुंसक बनाने वाली गोली किसने खिलाई थी।
लड़कियों की सांसें थम गईं। कौन था वो? युलिंग ने पूछा। वह कसू फैंग था, लुतियान ने शांत स्वर में धमाका किया। लेखक का नोट। ही दोस्तों, क्या आपको ये सरप्राइज चैप्टर पसंद आया? अब से मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना 2 अध्याय अपलोड करूं। कसू फैंग की बर्बादी अब बस कुछ ही कदम दूर है। क्या कसू फैंग इन सब के पीछे था? ली युलिंग ने अविश्वास में चिल्लाया। मु युनयुन ने मेज पर हाथ पटका। कमीना, मुझे शक तो था ही, पर उसने तुम पर हमला किया। लुतियान ने मासूमियत से आह भरी और उन्हें समझाया कि कसू फैंग उन दोनों को हासिल कर पूरे औषधीय साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है। उसने लड़कियों को अपनी योजना में शामिल किया। लुतियान ने एक काले बैंगनी रंग के द्रव वाली बोतल निकाली। यह जहर नहीं है, पर यह कसू फैंग की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी को ब्लॉक कर उसे कमजोर बना देगा। तभी कसू फैंग वहां पहुंचा। लुतियान ने मजाक मजाक में सबके लिए चॉकलेट मिल्कशेक ऑर्डर किया। लुतियान ने जानबूझकर अपनी बोतल में दवा मिलाई। कसू फैंग, जो लुतियान पर शक कर रहा था, उसने चालाकी दिखाते हुए लुतियान का गिलास खुद ले लिया। भाई लू, मुझे लगता है तुम्हारे गिलास में चॉकलेट ज्यादा है। कसू फैंग ने हंसते हुए लुतियान का दवा वाला मिल्कशेक पी लिया। लुतियान ने घबराने का नाटक किया और बाथरूम की ओर भागा। कसू फैंग मन ही मन हंस रहा था कि उसने लुतियान को उसके ही जाल में फंसा दिया, पर उसे नहीं पता था कि लुतियान ने जानबूझकर ऐसा किया था। डिंग, कसू फैंग ने ट्रेसलेस पॉइजन पी लिया। कसू फैंग की युद्ध शक्ति घटी। जोड़ 300 फॉर्चून पॉइंट्स। इसके बाद लुतियान यान शाओ के घर पहुंचा। यान शाओ विदेश जाने के लिए तैयार था, पर वह अपनी बहन मिंगजू को लेकर चिंतित था। लुतियान उन्हें अपने आलीशान विला में ले गया। मिंगजू विला की भव्यता देखकर दंग रह गई। जब उसने एक कमरे में रखा पियानो और वायलिन देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बचपन में मुझे संगीत का बहुत शौक था, पर गरीबी की वजह से भाई को मेरा वायलिन बेचना पड़ा, उसने भावुक होकर कहा। लुतियान ने उसे आश्वासन दिया कि वह यहाँ रहकर जितना चाहे संगीत सीख सकती है। यान शाओ ने अपनी बहन की जिम्मेदारी लुतियान को सौंपी और भारी मन से एयरपोर्ट से विदा ली। डिंग, आपने यान शाओ को देश से बाहर भेजकर उसके सारे प्लॉट नष्ट कर दिए। जोड़ 70 डेस्टिनी और 1500 फॉर्चून पॉइंट्स। जाते जाते मिंगजू ने लुतियान को एक पुराना तांबे का सिक्का दिया। भाई लू, ये बड़े भाई का लकी चार्म था, पर अब मैं यह आपको देना चाहती हूँ। जैसे ही लुतियान ने उस सिक्के को छुआ, उसके दिमाग में धमाका हुआ। डिंग, आपने यान शाओ का गोल्डन फिंगर हासिल कर लिया है। 5 फेज इंपीरियल कॉइन। 5 फेज इंपीरियल कॉइन। डिंग, आपकी दिव्य दृष्टि ज्योतिष डिविनेशन मास्टर की शक्ति बढ़ गई। जोड़ 2000 फॉर्चून पॉइंट्स। लुतियान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने न केवल कसू फैंग को कमजोर किया था, बल्कि एक और संभावित नायक यान शाओ के खजाने पर भी कब्जा कर लिया था। लुतियान ने जब सिस्टम नोटिफिकेशन देखे तो उसने राहत की सांस ली। यान शाओ को देश से बाहर भेजकर उसने न केवल उसके प्लॉट को खत्म किया था, बल्कि उसका गोल्डन फिंगर 5 फेज इंपीरियल कॉइन भी हासिल कर लिया था। यान मिंगजू अपने भाई के जाने के गम में रो रही थी। लुतियान ने उसे सांत्वना दी और तभी ऑफिसर निंगक्सुए का फोन आया। क्या तुम फ्री हो? पूछताछ में तुम्हारी मदद चाहिए। लुतियान मिंगजू को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंटरोगेशन रूम में तस्करों का सरगना ब्रदर यू बैठा था। वह निंगक्सुए के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और कानून का मजाक उड़ा रहा था। लगता है इसे थोड़ा टोल करना पड़ेगा, लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक चांदी की सुई निकाली और ब्रदर यू के शरीर पर एक विशेष बिंदु एक्यूपॉइंट को छेद दिया। कुछ ही मिनटों में ब्रदर यू की हालत बिगड़ गई। यह क्या हो रहा है? मैं खून की पेशाब कर रहा हूँ, ब्रदर यू दहशत में चिल्लाया। उसके शरीर से नियंत्रण खत्म हो रहा था। लुतियान ने शांति से कहा, अगर तुमने सच नहीं बोला तो 3 मिनट में तुम मर जाओगे। मुझे पता है तुम्हारा ठिकाना ईस्टर्न रिंग रोड पर है। दहशत में आकर ब्रदर यू ने सब उगल दिया। उसने बताया कि स्टीव मॉरिस अपनी सुपर स्ट्रेंथ दवा के प्रचार के लिए आया था, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा किंगयुन माउंटेन संप्रदाय को लेकर था। वे संप्रदाय वाले पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना चाहते हैं। उनके भीतर 2 गुटों में लड़ाई चल रही है। एक गुट जबरदस्ती संप्रदाय पर कब्जा करना चाहता है और वे गैंगस्टरों को अपनी ओर मिला रहे हैं। उन्हीं की वजह से मुझे अपने सौदे जल्दी करने पड़े और पुलिस को खबर लग गई। पूछताछ के बीच एक पुलिसवाला भागता हुआ आया। मिस्टर लू, आपकी छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई है। लुतियान बाहर भागा। यान मिंगजू का चेहरा सफेद पड़ा था और उसने अपने कान कसकर बंद कर रखे थे। लुतियान के पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली। भाई लू, मुझे शायद पैनिक अटैक आया था। मैं पहली बार पुलिस स्टेशन आई हूं ना, मिंगजू ने पानी पीते हुए कहा। लुतियान को शक हुआ, पर उसने ज्यादा नहीं पूछा। जाते समय लुतियान का सामना सेना की वर्दी वाले एक व्यक्ति से हुआ। वह ये कौन था जो ऑफिसर निंगक्सुए का वरिष्ठ और एनएसए का सदस्य था। दोनों ने हाथ मिलाया। येकुन लुतियान की जबरदस्त शारीरिक ऊर्जा फिजीक देखकर हैरान रह गया। येकुन ने निंगक्सुए से कहा, यह नौजवान साधारण नहीं है। इसके शरीर में आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी का कोई नामोनिशान नहीं है, फिर भी इसकी प्राणशक्ति किसी उफनती नदी जैसी है। ये या तो अपनी ऊर्जा छिपाने में माहिर है या फिर ये जनजात युद्ध शरीर अनेक बैटल बॉडी के साथ पैदा हुआ है। इधर लुतियान और यान मिंगजू विला वापस आ गए। मिंगजू फ्रेश होने गई और लुतियान उत्सुकता से गॉड स्पेस में दाखिल हुआ। देखते हैं ये 5 फेज इंपीरियल कॉइन क्या चमत्कार दिखा सकता है। जैसे ही उसने गॉड स्पेस में कदम रखा, उसके सामने का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। मेरा 5 फेज इंपीरियल कॉइन कहाँ है? लुतियान ने पूरे गॉड स्पेस में पागलों की तरह उसे ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। वह गुस्से में सू किंग्याओ के पास पहुंचा, जो सोफे पर लेटी लैपटॉप पर गेम खेल रही थी।
सिस्टर किंग्याओ, मेरा सिक्का कहाँ है? धिक्कार है, ये नूब्स मुझे हरवा देंगे। किंग्याओ चिल्लाए। फिर उसने लूतियान की ओर देखा। ओह, वो सिक्का। सिस्टम ने उसे सोक अब्जॉर्ब लिया। क्या? लूतियान दहाड़ा। मैंने अनुमति नहीं दी थी। किंग्याओ ने मासूमियत से कहा। जैसे ही तुमने उसे गॉड स्पेस में डाला, सिस्टम ने उसे ग्रेट फॉर्चून का टुकड़ा मानकर खा लिया। पर चिंता मत करो, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है और तुम्हें नई शक्तियां मिलेंगी। लूतियान ने हार मान ली और रात के खाने की तैयारी करने लगा। यान मिंगजू वहां आए और लूतियान के कहने पर उसने सालों बाद वायलिन बजाया। उसकी धुन में एक जादू था जिससे विला का माहौल शांत हो गया। तभी लूतियान ने मिंगजू का स्टेटस चेक किया और वह चौंक गया। कौशल, स्पिरिट हियरिंग लव 1। मिंगजू, क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब महसूस हुआ है? लूतियान ने गंभीरता से पूछा। मिंगजू का चेहरा पीला पड़ गया। भाई लू, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं रूहें घोस्ट देख सकती हूँ। पुलिस स्टेशन में भी कोई औरत मुझे डरावनी आवाज़ों में बुला रही थी। क्या मुझ पर कोई शाप है? नहीं मिंगजू, ये शाप नहीं, वरदान है। तुम्हारे पूर्वज प्राचीन ताओवादी डाओस्ट रहे होंगे, यह उसी का प्रभाव है। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई रूह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लूतियान ने उसे गले लगाकर ढाढ़स बंधाया। डिंग, यान मिंगजू की अनुकूलता बड़ी वफादार प्रेमी। जोड़ 1000 फॉर्चून पॉइंट्स। उस रात मिंगजू डर के मारे लूतियान के साथ ही उसके बिस्तर पर सो गई। लूतियान ने उसे सुरक्षा का एहसास कराया और खुद गॉड स्पेस में चला गया जहां सिस्टम के नए नोटिफिकेशन उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। डिंग, सिस्टम ने ग्रेट फॉर्चून का टुकड़ा सोख लिया है। अल्टर ऑफ हेवन और गॉड स्पेस अपग्रेड हुए। नया फीचर अनलॉक, स्किल फ्यूजन। नया कौशल अनलॉक, सेलेस्टियल कॉम्प्रहेंशन। पर अगला नोटिफिकेशन देखकर लूतियान की आंखें सिकुड़ गईं। नया मिशन, अल्टर ऑफ हेवन को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए स्वर्ग के पुत्र सोन ऑफ हेवन प्रोटैगनिस्ट की आत्मा की आवश्यकता है। समय सीमा 2 दिन। इनाम, डायमेंशनल जंप अनलॉक होगा। असफलता, -300 डेस्टिनी, -10,000 फॉर्चून पॉइंट्स। लूतियान के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आई। तो सिस्टम को कसू फैंग की आत्मा चाहिए। 2 दिन, ये समय कसू फैंग के अंत के लिए काफ़ी है। लूतियान ने मुस्कुराते हुए अपनी नई क्षमता सेलेस्टियल कॉम्प्रिहेंशन को सक्रिय किया। अचानक उसे लगा जैसे वह शून्य में खड़ा है और पूरे ब्रह्मांड के रहस्य, भाग्य के धागे और ऊर्जा के प्रवाह उसे साफ दिखने लगे हैं। इस दिव्य बुद्धि की मदद से उसने 3 दिन गॉड स्पेस में बिताए जो हकीकत में सिर्फ 6 घंटे थे। उसने जादू और रूनिक विज्ञान की बुनियादी कड़ियों को तोड़ दिया। अब वह आग के गोले को रस्सी की तरह घुमा सकता था और बिजली को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। साधना के बाद लूतियान ने सू किंग्याओ की ओर रुख किया। सिस्टर किंग्याओ, तुमने बिना पूछे मेरा सिक्का सिस्टम को खिला दिया। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लूतियान ने जादुई रस्सियों का उपयोग किया जो किंग्याओ के शरीर को कसकर जकड़ती चली गईं। किंग्याओ के कपड़े जलकर राख हो गए और वह सुनहरी जंजीरों में बंधी किसी कैदी देवी की तरह दिखने लगी। लूतियान ने एक पंख फेदर निकाला और उसके शरीर को सहलाना शुरू किया। किंग्याओ की सिसकारियां गूंजने लगीं। लूतियान उसके पीछे से लिपट गया और उसकी गर्दन पर धीरे से काटते हुए अपनी उंगलियां उसकी जांघों के बीच ले गया। लूतियान, रुको। किंग्याओ का प्रतिरोध जल्द ही समर्पण में बदल गया। लूतियान की कुशल उंगलियों ने उसे चरम आनंद तक पहुंचा दिया और किंग्याओ का अमृत लूतियान के हाथों को भिगो गया। लेकिन किंग्याओ ने हार नहीं मानी। उसने लूतियान को नीचे पटका और उसके ऊपर चढ़ गई। उसने अपने जुड़वां पहाड़ों से लूतियान के हथियार को सहलाना शुरू किया और अंत में उसे अपने मुंह में भर लिया। लूतियान का सारा संयम जवाब दे गया और उसका सफ़ेद द्रव किंग्याओ के चेहरे और वक्षों को सफ़ेद मेयोनीज की तरह ढक गया। लूतियान मुस्कुराते हुए बोला, सजा पूरी हुई, अब मैं हकीकत में वापस जा रहा हूँ। हकीकत में सुबह हो चुकी थी। यान मिंगजू उठी और देखा कि वह लूतियान को किसी तकिए की तरह जकड़कर सो रही थी। लूतियान अभी भी गहरी नींद में था। अचानक मिंगजू को अपनी जांघों के पास कुछ सख्त महसूस हुआ। लूतियान की पैंट में एक बड़ा सा तंबू तना हुआ था। यह क्या है? क्या यह मेरी वजह से हुआ? मिंगजू की धड़कनें तेज हो गईं। जिज्ञासा के वश में होकर उसने लूतियान के लूज बॉक्सर को थोड़ा नीचे किया। लूतियान का विशाल अंग झटके से बाहर निकला जिसे देखकर मिंगजू दंग रह गई। ये तो बहुत बड़ा है। जैसे ही उसने उसे छुआ, लूतियान का अंग थिरका और मिंगजू के कोमल हाथों पर गाढ़ा सफ़ेद द्रव छिड़क दिया। मिंगजू हक्का बक्का रह गई। उसके हाथ लूतियान के मेयोनीज से सन चुके थे। लेखक का नोट ही है, नवंबर का महीना है, पर लूतियान और सू किंग्याओ को कौन रोक सकता है? मिंगजू की मासूमियत और लूतियान की मर्दानगी अब कसू फैंग के लिए काल बनने वाली है। यान मिंगजू हक्की बक्की रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसने लूतियान के अमृत से सने अपने हाथों को देखा। धिक्कार है, यह क्या हो गया? उसने मन ही मन चिल्लाते हुए बाथरूम की ओर दौड़ लगाए। हाथ धोने के बाद भी उसे एक अजीब सी चिपचिपाहट और गंध महसूस हो रही थी। उसने राहत की सांस ली कि लूतियान अभी भी सो रहा था। इधर लूतियान जब उठा तो उसे अपनी पैंट गीली और नीचे खिसकी हुई मिली। क्या मेरा हथियार इतना बड़ा हो गया है कि पैंट उसे संभाल नहीं पा रही? उसने अजीब महसूस करते हुए अपने बॉक्सेस बदले। उसे शक हुआ कि क्या मिंगजू ने उसे इस हालत में देखा है। नीचे आने पर उसे वायलिन की मधुर आवाज़ सुनाई दी। मिंगजू अभ्यास कर रही थी। लूतियान उसके पास पहुंचा और संगीत में उसकी गलतियों को सुधारा। उसने वायलिन हाथ में लिया और सेंट ऑफ म्यूजिक क्लास की शक्ति से एक ऐसी जादुई धुन छेड़ी कि मिंगजू मंत्रमुग्ध हो गई। उसे लगा जैसे वह बादलों में तैर रही हो।
अद्भुत भाई लू, आप तो बड़े बड़े उस्तादों को भी मात दे सकते हैं, मिंगजू ने तालियां बजाते हुए कहा। लुतियान ने मजाक में उससे पूछा कि क्या उसने सुबह कुछ देखा। मिंगजू ने घबराकर मना किया, पर उसकी बातों ने ही सब कुछ साफ कर दिया। लुतियान ने उसे चिढ़ाया, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हें छूने दूं तो मैं भी तुम्हें छू सकता हूं? मिंगजू शर्म से लाल हो गई और उसे बदमाश कहकर पीछे धकेल दिया। नाश्ते के बाद मिंगजू स्कूल गई और लुतियान अपनी बैटोमोबाइल लेकर वेस्टर्न प्रोविंस पश्चिमी प्रांत की ओर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था ज़िया यानरू। जब वह क्षिया हवेली पहुंचा तो वहां गाड़ियों की कतार देखकर चौंक गया। भीतर क्षिया जोऊ के साथ जी झाओयुआन और उसका बेटा जी शाओयुआन बैठे थे। यानरू, वह सब क्षिया लिंग की चाल थी। मैं आज भी तुमसे सगाई करना चाहता हूँ, जी शाओयुआन बेशर्मी से यानरू को मनाने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता जी झाओयुआन भी क्षिया जोऊ पर सगाई का दबाव बना रहे थे। तभी लुतियान की ठंडी हंसी गूंजी। काफी हिम्मत है तुम लोगों में जो मेरी पत्नी के बारे में फैसला ले रहे हो। यानरू की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़कर लुतियान से लिपट गई। तुम आ गए, मैं वापस आ गया हूँ प्रिय, लुतियान ने उसके कान में फुसफुसाया। क्षिया जोऊ ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया, ब्रदर जी, यह मेरा दामाद है लुतियान। जी शाओयुआन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर को छूने की? उसने अपने 4 अंगरक्षकों को लुतियान पर हमला करने का आदेश दिया। लुतियान की आंखों में एक खतरनाक चमक आए। उसने एक ऐसी वधाभा मर्डरस औरत छोड़ी कि जी शाओयुआन को लगा जैसे वह किसी खूंखार दरिंदे के सामने खड़ा हो। जी झाओयुआन ने हंसते हुए कहा, इन युवाओं को थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है। क्षिया जोऊ ने एक ठंडी आह भरी, सबक तो इसे मिलने वाला है। जी शाओयुआन, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा सकते हो? अगर तुमने लुतियान को छूने की हिम्मत भी की तो अंजाम बुरा होगा। ज़िया यानरू ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। जी शाओयुआन हंसा, यानरू, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, पर यह आवारा हमारे परिवार की बेइज्जती कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा? उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। शोर बहुत है। लुतियान ने बस अपना हाथ हवा में लहराया। अगले ही पल उन 2 बॉडीगार्ड्स के सिर उनके धड़ से अलग होकर फर्श पर लुढ़कने लगे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, फिर चीखें गूंज उठीं। खून, कत्ल। जी शाओयुआन का शरीर कांपने लगा, वह खून से लथपथ था। लुतियान ने एक और चुटकी बजाई और बाकी गार्ड्स के शरीर पर गहरे घाव उभर आए, जैसे किसी अदृश्य तलवार ने उन्हें काट दिया हो। लुतियान ने ये सब अपनी विंड ब्लेड जादुई शक्ति से किया था, जिसे कोई देख नहीं सका। जी शाओयुआन ने दहशत में आकर बंदूक तानी, पर लुतियान बिजली की गति से उसके सामने प्रकट हुआ और उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। शाओयुआन किसी फटे हुए बोरे की तरह दीवार से जा टकराया। जी झाओयुआन पिता अपने बेटे की ओर दौड़े, पर लुतियान ने रास्ता रोक लिया। चिंता मत करो, वह मरेगा नहीं। पर अगली बार अगर तुमने यानरू या क्षिया परिवार की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं पूरे जी परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा। लुतियान ने अपनी स्लॉटर औरत छोड़ी, जिससे जी झाओयुआन खौफ से पंगु हो गया। वे अपने घायल बेटे को लेकर वहां से दुम दबाकर भाग निकले। लुतियान ने शांति से तालियां बजाईं, कोई इन लाशों को यहां से हटाएगा। दृश्य काफी अरुचिकर है। क्षिया जोऊ दंग थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका दामाद इतना बेरहम और शक्तिशाली होगा। यानरू और लुतियान अपनी नई लैम्बोर्गिनी में बैठकर क्षिया परिवार की सिल्वर आयरन प्लांट फैक्ट्री पहुंचे। रास्ते में उन्होंने कार रोककर एक दूसरे को गहराई से चूमा। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, लुतियान ने फुसफुसाते हुए कहा। फैक्ट्री में दादाजी क्षिया बाबुओं ने लुतियान का स्वागत किया। लुतियान द्वारा डिजाइन की गई नई मशीनों के कारण फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता 40% से बढ़कर 90% हो गई थी। लुतियान ने दादाजी को एक और गुप्त फॉर्मूला दिया, सिल्वर आयरन में टाइटेनियम अलॉय मिलाकर एक नया मिश्र धातु बनाना, जो भविष्य में बहुत काम आने वाला था। वापसी के सफर में यानरू ने लुतियान की ओर संदेहास्पद नजरों से देखा। तो तुम कह रहे हो कि हमारे विला में एक और लड़की रहने आए है? यानरू की आवाज शांत थी, पर लुतियान को अपनी पीठ में सिहरन महसूस हुई। वो, लुतियान हकलाने लगा। उसे पता था कि मिंगजू के बारे में बताना अब उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं होगा। वह मेरे एक दोस्त की बहन है। उसे काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा, इसलिए मैंने उसे यहाँ रहने की अनुमति दी। लुतियान ने अपनी नाक रगड़ते हुए अजीब मुस्कान के साथ सफाई दी। यानरू ने ठंडी आवाज में कहा, तो तुमने मेरे पीछे दूसरी लड़कियां पालनी शुरू कर दी हैं? नहीं, मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं छुआ है, और वह तो अभी स्कूल में पढ़ती है, लुतियान ने हड़बड़ाकर कहा। यानरू ने उसे पाखंडी और कामुक कहकर चिढ़ाया, पर वह मन ही मन लुतियान को खोने के डर से उसे मजबूती से थामे रखना चाहती थी। लुतियान ने उसे विला पर छोड़ा और मिंगजू को स्कूल से लेने निकल पड़ा। साउथ माउंटेन हाई स्कूल के गेट पर लुतियान की शानदार लैम्बोर्गिनी बैटोमोबाइल ने सबका ध्यान खींच लिया। छात्र और छात्राएं उस सुपरकार को देखकर दंग थे। तभी कुछ गुंडे और एक लड़की मिंगजू का मजाक उड़ा रहे थे। वह बीमार बिल्ली मिंगजू कभी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही लुतियान कार से बाहर निकला, लड़कियों की चीखें निकल गईं। वह कितना हैंडसम है, क्या वह कोई सेलिब्रिटी है? लुतियान ने मिंगजू का हाथ पकड़ा। मिंगजू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अपनी क्लास की उस चिढ़ाने वाली लड़की के चेहरे पर बेबसी देखकर जबरदस्त सुकून मिला। लुतियान ने अपनी जादुई शक्तियों से एक चुटकी बजाई। अचानक उस गुंडे के बालों में आग लग गई और उसने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दी। वह लड़की भी जमीन पर लौटने लगी क्योंकि उसके बाल भी जलने लगे थे। मिंगजू ये शौक देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जैसे ही वे कार की ओर बढ़े, मिंगजू अचानक कांपने लगी और उसने अपने कान बंद कर लिए।
लुतियान ने अपनी भाग्य की आंखों से देखा कि कार के पास एक काली धुंध जैसी आकृति खड़ी थी, एक भटकती आत्मा, वॉन्डरिंग स्पिरिट। डरो मत मिंगजू, लुतियान ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसने अपनी हथेली में रोशनी का एक गोला बनाया और उस आत्मा को भस्म कर दिया। मिंगजू की सुनाई देने वाली डरावनी आवाजें शांत हो गई। भाई लू, आप ये भी देख सकते हैं। मिंगजू, तुम ताओवादी वंश से हो, इसलिए तुम रूहों को देख सकती हो। पर अब से तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उन्हें नियंत्रित करना सिखाऊंगा। मिंगजू ने भावुक होकर लुतियान को गले लगा लिया। डिंग, यान मिंगजू की अनुकूलता बढ़ी। जोड़ 400 फॉर्चून पॉइंट्स। जब वे विला पहुंचे तो मिंगजू का सामना सोफे पर बैठी यानरू से हुआ। मिंगजू को लगा कि वह लुतियान की कोई रिश्तेदार है। मिंगजू, यह जिया यानरू है, यह एक लेखिका है, लुतियान ने परिचय कराया। क्या इनका कोई पेन नेम है? मिंगजू ने उत्सुकता से पूछा। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, इनकी किताब का नाम है बॉसी सीईओ और शर्मिला प्रोफेसर। मिंगजू के होश उड़ गए। क्या आप नाइट बटरफ्लाई हैं? यानरू भी दंग रह गई। तुम्हें मेरा पेन नेम कैसे पता? हॉल में सन्नाटा छा गया। लुतियान ये देखकर हैरान था कि उसके घर में रहने वाली दोनों लड़कियां एक दूसरे की प्रशंसक और लेखिका निकलेंगी। पोल समय #2। अगर लुतियान किसी जापानी या चीनी मांगा स्टाइल की कहानी में जाता है तो आप नए पात्रों के नाम जापानी जैसे हिरोशी यूमी पसंद करेंगे या चीनी जैसे लिन जियाओ। नोट, लेखक को दोनों ही भाषाओं के नामों में थोड़ी समस्या है, पर आपकी पसंद सर्वोपरि है। वाह, तो आप सच में नाइट बटरफ्लाई हैं। यान मिंगजू की आंखें चमक रही थीं। जब मैं व्हीलचेयर पर थी तो आपकी कहानियां ही मेरा सहारा थीं। आपकी लेखनी कमाल की है। जिया यानरू, जो पहले मिंगजू को परखने आई थी, अब शर्म से लाल हो रही थी। अरे, तुम तो मेरी बहुत बड़ी फैन निकली। तुम बहुत प्यारी हो मिंगजू। दोनों लड़कियों के बीच की बर्फ पिघल गई और लुतियान किनारे खड़ा अपनी बारी का इंतजार करने लगा। हेलो, मैं भी यहाँ हूँ, लुतियान बुदबुदाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और रात का खाना बनाओ, यानरू ने अधिकार से कहा। लुतियान ने विरोध करना चाहा, पर यानरू और मिंगजू की फरमाइश मछली और झींगे सुनकर वह चुपचाप किचन में चला गया। खाना खाते समय ऑफिसर निंगक्सुए वाइन और डेजर्ट लेकर विला में दाखिल हुई। यानरू और निंगक्सुए एक दूसरे को देखकर हैरान रह गईं। लुतियान को लगा कि वह अब अंडों के छिलकों पर चल रहा है। निंगक्सुए ने बताया कि लुतियान की मदद से पुलिस ने तस्करों के बड़े गिरोह को पकड़ा है, इसलिए वह जश्न मनाने आई है। दिन के बाद निंगक्सुए ने मिंगजू को वाइन चखा दी। मिंगजू, जो अभी सिर्फ 17 साल की थी, आधी ग्लास में ही झूमने लगी। मैं ठीक हूँ, ही। वह लुतियान को गले लगाकर अजीब बातें करने लगी। लुतियान ने उसे संभालकर उसके कमरे में लिटाया। जब लुतियान यानरू के कमरे में पहुंचा तो वह अकेले वाइन पी रही थी। लुतियान ने पीछे से उसे गले लगाया। यानरू, क्या हुआ? लुतियान, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम कितने राज छिपाए हुए हो। तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, डॉक्टर हो, म्यूजिशियन हो, आखिर तुम हो कौन? यानरू ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। और क्या तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? लुतियान ने गंभीरता से कहा, तुम पहली महिला हो जिसे मैंने प्यार किया है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे अलावा और कितनी हैं? यानरू ने सीधा सवाल किया। लुतियान हकलाने लगा और उसने अपनी नजरें चुरा लीं। यानरू ने उसे धक्का दिया और शॉवर लेने चली गई। अकेले बिस्तर पर लेटे लुतियान ने लिन रॉक्सी, उसकी टीचर, को मैसेज किया। रॉक्सी पहले तो नाराज थी क्योंकि लुतियान ने उसे काफी समय से इग्नोर किया था, पर जब उसे पता चला कि लुतियान बड़ी मुसीबतों में फंसा था तो उसकी चिंता साफ झलकने लगी। लुतियान ने उसे बताया कि वह कल उसके होम टाउन आ रहा है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और यानरू बाहर आए। लुतियान के हाथ से फोन गिर गया और वह एकटक उसे देखता रह गया। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? जब तुम मेरे पीछे दूसरी लड़कियां पाल सकते हो तो मैं भी जो चाहूं वो पहन सकती हूं, यानरू ने ठंडी आवाज में कहा, पर उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। लेखक का नोट, यहीं आज का अध्याय समाप्त होता है। क्या आगे क्या हुआ? तुमने एकदम सस्पेंस पर खत्म कर दिया, पाठकों ने चिल्लाकर कहा। लेखक ने कंधे उचकाते हुए कहा, कल तक का इंतजार कीजिए दोस्तों। लुतियान सन रह गया, पर इसलिए नहीं कि जिया यानरू ने कोई खास कपड़े पहने थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पहना था। वह पूरी तरह नग्न होकर बिस्तर पर बैठी थी। उसके मखमली बदन पर पानी की बूंदें चांदनी में चमक रही थीं। यानरू, तुम जो भी चाहो, पर तुम हमेशा मेरी रहोगी। क्या तुम मुझे स्वीकार करती हो? लुतियान ने उसे कमर से पकड़ते हुए पूछा। यानरू की आंखों में असुरक्षा और प्यार दोनों थे। मैं डरती हूँ लुतियान कि तुम मुझे एक दिन छोड़ दोगे। लुतियान ने उसे चूमते हुए फुसफुसाया, तुम मेरी रक्षक हो और मेरा पहला प्यार। तुम्हें छोड़ने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। उस रात लुतियान ने यानरू को अपनी मर्दानगी और प्यार का ऐसा सबूत दिया कि विला की दीवारें यानरू की सिसकारियों से गूंज उठीं। लुतियान ने अपनी जीभ और उंगलियों से उसे चरम सुख तक पहुंचाया और फिर अपनी विशाल गदा से उसे पूरी तरह अपना बना लिया। कमरे में मांस के टकराने की आवाजें, पापा और यानरू का मदहोश कर देने वाला विलाप रात भर चलता रहा। लुतियान ने उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार संतुष्ट किया। इधर यान मिंगजू की नींद खुली। उसे हॉल से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। क्या भाईलू के घर में भी भूत हैं? वह डरते हुए दबे पांव यानरू के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही उसने दरार से अंदर झांका, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि यानरू घुटनों के बल ऑन हर नीज थी और लुतियान पीछे से उसे पागलों की तरह झटके दे रहा था। यानरू का बदन पसीने से भीगा था और वह चिल्ला रही थी, लुतियान, मुझे और भरो, मुझे पूरा भर दो। मिंगजू का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वह भागकर अपने कमरे में आई और कंबल ओढ़ लिया।
उसका दिल धक धक कर रहा था। अचानक उसे अपनी जांघों के बीच खुजली और गीलापन महसूस हुआ। उसने पहली बार अपनी उंगली का इस्तेमाल किया और लू तियान का नाम लेते हुए खुद को चरमसुख तक पहुंचाया। धिक्कार है, मैंने अपना अंडरवियर गंदा कर दिया। भाईलू को पता नहीं चलना चाहिए, उसने हाँफते हुए सोचा। भोर होने से पहले लू तियान यानरू को सोता छोड़कर उठा। उसके मन में अब और भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं जाग चुकी थीं। पैसा, ताकत और खूबसूरती, ये है शिखर का स्वाद। अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने तुरंत वांग यी को फ़ोन किया। आधे घंटे में अपनी पूरी टीम के साथ इकट्ठा हो जाओ। लू तियान ने गॉड स्पेस से अपनी इंपीरियल कार्विंग ब्रश निकाली और 5 एक्सप्लोसिव फ्लेम चार्म्स विस्फोटक ताबीज तैयार किए। वह अपनी कार लेकर तय स्थान पर पहुंचा जहां उसके 50 योद्धा इंतजार कर रहे थे। भाइयों, आज हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। अगर सब ठीक रहा तो तुम सब मालामाल हो जाओगे। उसने टीम को 2 हिस्सों में बांटा। हुओ सान, तुम मेरे साथ नाइट पर्ल बार चलोगे। वांग यी, तुम्हारा काम और भी बड़ा है। लू तियान की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वह शहर के अंडरवर्ल्ड को एक ही रात में अपने घुटनों पर लाने के लिए निकल पड़ा था। रात का 1 बज रहा था, लेकिन ग्रीनलीफ सिटी की नाइट लाइफ पूरी रफ्तार में थी। लू तियान अपने वफादार हुओ सान और कुछ योद्धाओं के साथ शहर के सबसे आलीशान नाइट पर्ल बार पहुंचा। लू तियान काउंटर पर बैठा जहां एक ऊर्जावान महिला बारटेंडर ने उसका स्वागत किया। लू तियान ने अपने आदमियों के लिए सबसे महंगी वाइन का ऑर्डर दिया और मेज पर नोटों की गड्डियां बिछा दी। मैं यहाँ सिर्फ पीने नहीं आया हूँ, मुझे नाइट जेड सर्व करो। बारटेंडर की आंखें सिकुड़ गईं। हर कोई नाइट जेड का ऑर्डर नहीं दे सकता। लू तियान के आत्मविश्वास और पैसे को देखकर वह उसे एक निजी कमरे में ले गई। वहां उसकी मुलाकात लुओ बिंग्यू नाम की एक परिपक्व और बेहद आकर्षक महिला से हुई, जिसने काले रंग की पारंपरिक किपाउ ड्रेस पहनी थी। उसके शरीर के उभार और नक्काशीदार बदन किसी को भी मदहोश करने के लिए काफ़ी थे। तो तुम जेडसी गैंग की लीडर से मिलना चाहते हो? बिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कार्ड्स का एक डेक निकाला। चलो एक खेल खेलते हैं। जो जीतेगा वह हारने वाले से कोई भी सच उगलवा सकता है। खेल के दौरान लू तियान को पता चला कि बारटेंडर बनकर घूम रही महिला ही असल में लीडर लेडी शानवे है। लू तियान ने सीधे मुद्दे की बात की। मुझे पता है किंगयुन माउंटेन संप्रदाय शहर के अंडरवर्ल्ड को निगलना चाहता है। ब्लैकबियर गैंग के खत्म होने के बाद वे बाकी 2 गैंग्स को खत्म कर खुद राज करना चाहते हैं। बिंग्यू ने खुलासा किया कि संप्रदाय के भीतर गद्दी की लड़ाई चल रही है। एक और पवित्र कन्या वेई जिक्यू है और दूसरी ओर गद्दार हुई यांग, जो तख्ता पलट के लिए बाहर से अपराधियों की फौज खड़ी कर रहा है। जेडसी गैंग के भीतर भी लियाओ आई नाम के सदस्य ने बगावत कर दी है। मैं तुम्हें 60 मिलियन 6 करोड़ दे सकता हूं और तुम्हारी गैंग की आंतरिक कलह खत्म कर सकता हूं। बदले में मुझे किंगयुन संप्रदाय की हर जानकारी चाहिए, लू तियान ने प्रस्ताव रखा। शानवेई ने ठंडी आवाज में कहा, पैसे से ताकत नहीं खरीदी जा सकती। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, हम तुम पर भरोसा क्यों करें? मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास हमें बचाने की शक्ति है। लू तियान मुस्कुराया। उसने अपनी तर्जनी उंगली मेज पर रखे 1 इंच मोटे कांच पर रखी। बिंग्यू और शानवेई की सांसें थम गईं जब उन्होंने देखा कि लू तियान की उंगली कांच के अंदर ऐसे धंस गई जैसे वह मक्खन हो। तो तुम्हें लगता है मुझमें ताकत की कमी है? लू तियान की आवाज़ में एक घातक गहराई थी। शानवेई ने फिर भी मना करना चाहा, फिर भी मैं बाहरी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लू तियान ने ठंडी आह भरी। मुझे औरतों के साथ जोर जबरदस्ती पसंद नहीं, पर लगता है मुझे छड़ी मोड़नी ही पड़ेगी। लू तियान अपनी जगह से ओझल हुआ और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह शानवेई के सामने था और उसने उसे जबरदस्ती कुछ खिला दिया। बदमाश, बिंग्यू चिल्लाए और एक छोटा चाकू निकालकर लू तियान पर हमला करने के लिए झपटी। लेडी लुआओ, चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरे मरते ही मिस शानवेई भी उस जहर से मर जाएंगी, लू तियान ने शांत स्वर में कहा। शानवेई का शरीर कांप रहा था और वह कुर्सी पर ढह गई। लुआओ बिंग्यू की आंखों में खून उतर आया, पर वह बेबस थी। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। लेकिन लू तियान ने मुस्कुराते हुए कार्ड्स का खेल फिर से शुरू करने को कहा। उसने बातों ही बातों में साबित कर दिया कि वह जानता था कि शानवेई सिर्फ एक मोहरा है और असली लीडर बिंग्यू ही है। तभी कमरे में गो वेन घुसा, वही गैंगस्टर जिससे लू तियान ने यान शाओ का कर्ज चुकाते समय हाथ मिलाया था। गो वेन ने लू तियान को पहचान लिया, जिससे बिंग्यू का शक यकीन में बदल गया कि लू तियान कोई साधारण युवक नहीं है। ठीक है, अब शानवेई को मारक एंटीडोट दो, बिंग्यू ने झल्लाकर कहा। लू तियान ने कंधे उचकाए। मारक कैसा? मैंने उसे कोई जहर दिया ही नहीं था। जैसे ही शानवेई की आंखें खुली, लू तियान ने मेज पर एक नींबू की कैंडी फेंकी। मैंने तो उसे बस ये कैंडी खिलाई थी और एक एक्यूपॉइंट दबाकर सुला दिया था। अपने सहयोगियों को मारना मेरी फितरत नहीं है। बिंग्यू और शानवेई दंग रह गईं। लू तियान ने मनोवैज्ञानिक युद्ध में उन्हें पूरी तरह हरा दिया था। लू तियान ने जेडसी गैंग के गद्दार लियाओ आई और किंगयुन माउंटेन संप्रदाय के बीच की कड़ियों को सुझाने का प्लान बताया। बिंग्यू ने बताया कि लियाओ आई एक शक्तिशाली मध्य चरण का मार्शल मास्टर है। लू तियान ने हंसते हुए कहा, उसे मुझ पर छोड़ दो। जाते जाते लू तियान ने कार्ड्स के खेल की अपनी आखिरी जीत का फायदा उठाया। उसने लगातार इक्का, एस और जोकर निकालकर बिंग्यू को जुए में धूल चटा दी। उसकी एक्स-रे विजन के सामने कोई कार्ड नहीं छिप सकता था। चूंकि तुम दोनों हारी हो, तो मेरा सवाल दोनों के लिए है, तुम्हारी पैंटी का रंग क्या है? शानवेई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये कैसा सवाल है? पर खेल के नियम के मुताबिक उसे जवाब देना पड़ा, हल्का गुलाबी सफ़ेद फूलों वाला। लू तियान ने बिंग्यू की ओर देखा। बिंग्यू, जो अब तक सख्त थी, अचानक अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में बोली, लिटिल लू, आज मैं जवाब नहीं दूंगी।
पर अगर तुमने वादा निभाया और शहर हमारे कदमों में हुआ तो मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इनाम दूंगी। उसकी आवाज़ इतनी कामुक थी कि लुतियान का अंग पैंट में अंगड़ाई लेने लगा। लुतियान ने मेज पर 10 मिलियन 1 करोड़ नकद रखे, 1 मिलियन प्रति ग्लास, जैसा मैंने वादा किया था। वह शान से बाहर निकला। बाहर उसने हो सान और वेन जियू को 2 टीमें बनाकर अलग अलग ठिकानों पर हमला करने भेजा। उसने उन्हें एक्सप्लोसिव फ्लेम चार्म्स दिए। इन ताबीजों से तुम मार्शल मास्टर्स को भी राख कर सकते हो। अंत में लुतियान ने अपनी कार में बैठकर एक नंबर डायल किया। हेलो, मैं ज़ेड-सी गैंग से बोल रहा हूँ। मेरे पास मास्टर हुई यांग के लिए कुछ खास जानकारी है। लेखक का नोट, ग्रामरली कभी कभी बहुत परेशान करता है, पर हमारे पाठक सैमी अंडरस्कोर अमीगो का शुक्रिया जिन्होंने डेस्टिनी पॉइंट्स का पूरा हिसाब रखा। इस विनम्र लेखक की ओर से आप सभी को धन्यवाद। लुतियान अब किंगयुन माउंटेन संप्रदाय को जड़ से खत्म करना चाहता था। उसने अपनी योजना के पहले चरण के रूप में संप्रदाय के गद्दार हुई यांग के बिचौलिए को फ़ोन किया। मेरे पास वेई जिकियू की बेटी मू यूनयुन का एक ऐसा राज है जिसे जानकर हुई यांग का संप्रदाय प्रमुख बनने का सपना सच हो सकता है। कल सुबह 10 बजे मुझे उससे मिलना है। लुतियान ने पासा फेंक दिया था। अब बारी थी ज़ेड-सी गैंग के गद्दार लियाओ आई की। लुतियान एक पुराने गराज में पहुंचा जहां लियाओ आई अपने गुंडों के साथ मौजूद था। लुतियान ने बिना समय गंवाए वहां के गुंडों को मक्खियों की तरह पीटना शुरू किया। जल्द ही लियाओ आई बाहर आया, जो एक शक्तिशाली मध्य चरण का मार्शल मास्टर था। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। लुतियान ने अपनी ड्रंकन एप्स्टेप्स और सरप्राइज मुष्टि का इस्तेमाल किया, पर लियाओ आई के अनुभव और फुर्ती के कारण लुतियान को कुछ चोटें भी आईं। बस इतना ही। लियाओ आई ने उपहास करते हुए एक चाकू निकाला और लुतियान की कमर पर एक कट मार दिया। लुतियान मुस्कुराया। गंदा खेल तुम्हें ही नहीं, मुझे भी आता है। उसने हवा के प्रवाह को मोड़ा और लियाओ आई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लुतियान ने 1000 हॉर्स फिस्ट से उसके सीने को छलनी कर दिया और फिर विषैली सर्पंगली वेनमस सर्पेंट फिंगर से उसकी श्वास नली तोड़ दी। लियाओ आई तड़पते हुए जमीन पर गिरा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। लुतियान ने उसके बाकी साथियों को ज़ेड-सी गैंग की लीडर के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने डर के मारे तुरंत स्वीकार कर लिया। विला पहुंचकर लुतियान ने रिकवरी पोशन से अपने घाव भरे और साधना शुरू की। उसने कसू फैंग से चुराई गई बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल खाए और अपनी टोटल स्टांस को अंतिम रूप दिया। अचानक लुतियान के शरीर के भीतर एक विस्फोट जैसा महसूस हुआ। उसकी 7 पशु मुद्राएं 7 स्टार डिवाइन बीस्ट अब और भी खूंखार और जीवंत हो गई थीं। डिंग, आपने 7 स्टार डिवाइन बीस्ट आर्ट्स का पहला चरण पूरा कर लिया है। डिंग, आपकी नसों की विषमता वेन एनॉमली ठीक हो गई है। आप अब मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर सकते हैं। डिंग, आपको एक दुर्लभ काया प्राप्त हुई है, एलिमेंटल डिवोरिंग बॉडी। डिंग, आपकी शक्ति 1100 पॉइंट्स बढ़ गई है। आपकी माना ऊर्जा अब 400 पॉइंट्स है। लुतियान अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था। वह अब माना जादुई ऊर्जा को अपनी नसों के माध्यम से प्रवाहित कर सकता था, जिससे उसकी मार्शल आर्ट्स की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। साधना के बाद लुतियान नहाने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक खाली सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। वह सन रह गया। यह क्या है? कोई टाइप कर रहा है। सू किंग्याओ, क्या सिस्टम खराब हो गया है? लुतियान ने हैरानी से पूछा। सू किंग्याओ प्रकट हुई। उसका चेहरा गंभीर था। कोई तुमसे संवाद करने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम के जरिए? कौन है वो? संसार का नियम, द वर्ल्ड लॉ। सू किंग्याओ ने फुसफुसाते हुए कहा। वाह, तो तुम यहाँ मुझे बधाई देने आए हो। लुतियान ने मुस्कुराते हुए गोल्डन इंटरफेस की ओर देखा। सफ़ेद अक्षरों में जवाब आया, आखिरकार तुमने अपनी नसें ठीक कर ही लीं। अब तुम पंख लगे बाघ की तरह हो। पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी नसों में वह जहर किसने भरा था? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे एक शुभचिंतक ने उस जहर को सील कर दिया था, वरना तुम कभी के मर चुके होते। लुतियान सन रह गया। संसार के नियम, वर्ल्ड लॉ ने उसे चेतावनी दी कि ये दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। लुतियान ने अपनी नई ट्रू एलिमेंट डेवोरिंग बॉडी का स्टेटस चेक किया। ये काया उसे न केवल राक्षसी ऊर्जा सोखने की शक्ति देती थी, बल्कि सभी तत्वों पर जबरदस्त नियंत्रण भी प्रदान करती थी। अगली सुबह विला में माहौल थोड़ा असहज था। जिया यानरू कल रात की थकान के कारण थोड़ा लड़खड़ा कर चल रही थी। यानमिंगजू उसे देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या कल रात इतना दर्द हुआ कि सिस्टर यानरू ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। मिंगजू ने रात भर वह डरावनी आवाज़ें सुनी थीं और वह काफ़ी थकी हुई थी। लुतियान ने नाश्ता बनाया और इसी बीच मू यूनयुन का मैसेज आया कि उसके पिता मू शुई उससे मिलना चाहते हैं। लुतियान ने उन्हें जेड पूल होटल में लंच पर बुलाया। साथ ही उसने किंगयुन संप्रदाय के गद्दार हुई यान को भी उसी होटल में पहुंचने का बुलावा भेजा। होटल पहुंचने से पहले लुतियान ने अपने योद्धाओं हो सान और वेंजेट से मुलाकात की। उन्होंने सफलतापूर्वक 2 मार्शल मास्टर्स को ढेर कर दिया था। लुतियान ने खुश होकर सबको 1-1 मिलियन 10 लाख का इनाम दिया। भाइयों, अब जाओ और अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करो, पर पहले होटल में मेरी एक मदद करो। होटल के एक फ्लोर पर लुतियान और हुई यांग का आमना सामना हुआ। हुई यांग अपने साथ नकाबपोश योद्धाओं की फौज लेकर आया था। तुमने ये पूरा फ्लो बुक किया है, हिम्मत तो है तुम में, हुई यांग ने कर्कश आवाज में कहा। लुतियान ने उसे खाना खिलाया और धोखे से अपनी बातों में उलझा लिया। उसने उसे कसू फैंग, जो मू यूनयुन का बॉडीगार्ड था, की फोटो दिखाई और बताया कि वह एक बड़ा खतरा है। लुतियान ने खुद को किंग जनरल का दूत बताकर हुई यांग का भरोसा जीत लिया। मू यूनयुन और मू शुई नीचे वाले फ्लोर पर हैं। तुम अकेले जाओ और उन्हें खत्म कर दो।
अपने योद्धाओं को यहीं छोड़ दो, वे यहाँ दावत उड़ाएंगे, लू तियान ने सुझाव दिया। सत्ता के लालच में अंधा हुई यांग अकेले नीचे चला गया। उसके पीछे लू तियान ने उसके सभी योद्धाओं को नशीली शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। हू सान और उसकी टीम ने चुपचाप उन सबको वहां से हटा दिया। लू तियान ने वाइन का एक घूंट भरा और खिड़की के बाहर देखा। अब इस शो का अंत करने का समय आ गया है। यूनयुन, क्या लू तियान सच में इतना काबिल है? वू शुई ने अपनी बेटी से पूछा। वे होटल के प्राइवेट रूम में लू तियान का इंतजार कर रहे थे। पापा, वह एक जीनियस से भी बढ़कर है, यूनयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी एक धमाके के साथ दरवाजा टूटा और कसू फैंग लहूलुहान होकर कमरे के अंदर आ गिरा। वह बुरी तरह घायल था और उठने की कोशिश कर रहा था। पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। हाहा, मुझे लगा तुम किसी महान संप्रदाय से हो, पर तुम तो सिर्फ एक ढोंग निकले। हुई यांग कमरे में दाखिल हुआ। वू शुई उसे देखते ही गुस्से से कांपने लगा। हुई यांग ने खुलासा किया कि यूनयुन की मां वेई जिक्यू जिंदा है और वह उसे मोहरा बनाकर संप्रदाय पर कब्जा करना चाहता है। कसू फैंग ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने अपने सिस्टम से मदद मांगी। बीप, होस्ट, तुम पहले ही कर्ज में डूबे हो, फिर भी मदद मांग रहे हो। शर्म करो। लेकिन अंततः सिस्टम ने उसे 3 मिनट के लिए 3 गुना शक्ति दी। कसू फैंग और हुई यांग के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, पर हुई यांग एक मंझा हुआ मार्शल मास्टर था। उसने कसू फैंग को धूल चटा दी और यूनयुन व यूलिंग को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। लू तियान, बचाओ, दोनों लड़कियों ने दिल से पुकारा। यो, लड़कियों के साथ इतनी बदतमीजी शोभा नहीं देती। दरवाजे पर लू तियान खड़ा था। हुई यांग ने लू तियान पर हमला करना चाहा, पर अचानक उसके चेहरे की नसें काली पड़ने लगीं। बदमाश, तुमने मुझे जहर दिया। लू तियान मुस्कुराया। जहर खाने में नहीं था, पर जब तुमने उन 2 अलग अलग जड़ी बूटियों वाले व्यंजनों को खाया तो उन्होंने तुम्हारे पेट में मिलकर एक जानलेवा जहर बना दिया। लू तियान ने रैपिड थंडर फिस्ट चेन ये की सिग्नेचर चाल से हुई यांग के जबड़े तोड़ दिए और विशैली सर्पुंगली से उसके एक्यूपॉइंट सील कर दिए। अंत में लू तियान ने उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल कुचल दिया। हुई यांग वहीं ढेर हो गया। अराजकता के बीच लू तियान चुपके से कसू फैंग के पास पहुंचा। कसू फैंग बेहोश पड़ा था। लू तियान ने अपनी सुई से उसके दंतियान डैंशन को नष्ट कर दिया ताकि उसका सिस्टम भाग न सके। डिंग, कसू फैंग का प्लॉट पूरी तरह ध्वस्त। कसू फैंग की डेस्टिनी -200 जोड़ 10,000 फॉर्चून पॉइंट्स। डिंग, फ्लावर बॉडीगार्ड सिस्टम भागने की कोशिश कर रहा है। हेवन फॉर्चून सिस्टम इसे सोख रहा है। लू तियान ने देखा कि कसू फैंग के शरीर से एक सुनहरा टुकड़ा निकल रहा है, जिसे अदृश्य जंजीरों ने खींचकर लू तियान के गॉड स्पेस में डाल दिया। सिस्टम अब अपग्रेड मोड में जा रहा है। मेहनत के लिए धन्यवाद। लू तियान ने मू शुई को यकीन दिलाया कि कसू फैंग एक गद्दार था जिसने हुई यांग को जानकारी दी थी और अब वह डर के मारे भाग गया है। मू यूनयुन ने भी इसमें मिर्च मसाला लगाकर अपने पिता को पूरी तरह कसू फैंग के खिलाफ कर दिया। होटल से बाहर निकलते समय लू तियान के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। मैं कहाँ हूँ? दूर किसी अंधेरे कमरे में कसू फैंग की आंखें धीरे से खुलीं। लेखक का नोट, धिक्कार है। माइनक्राफ्ट का क्रीपर मुझ पर क्यों फट गया? खैर, एक और बड़ा आग खत्म हुआ। आपको यह अंत कैसा लगा? कमेंट और रिव्यू करना न भूलें। कसू फैंग की जब आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक पुरानी इमारत में कुर्सी से बंधा पाया। उसकी सारी आंतरिक ऊर्जा गायब हो चुकी थी। तभी वहां कसू मिंग, उसका दुश्मन चचेरा भाई, दाखिल हुआ। कसू मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कसू फैंग चिल्लाया, पर कसू मिंग ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े। तुम खुद को प्रोटैगोनिस्ट समझते थे, मू यूनयुन को फंसाने चले थे। वो तो अब लू तियान के बिस्तर की शोभा बढ़ा रही होगी। कसू मिंग ने उसे उसकी पूर्व प्रेमिका की आपत्तिजनक तस्वीरें भी दिखाईं, जिससे कसू फैंग मानसिक रूप से टूट गया। अंत में कसू मिंग ने उसे लातों से इतना पीटा कि कसू फैंग ने हारे हुए नायक की तरह अपनी आखिरी सांस ली। इधर लू तियान गॉड स्पेस में पहुंचा, जहां जबरदस्त अफरा तफरी मची थी। कसू फैंग का फ्लावर बॉडीगार्ड सिस्टम एक खूबसूरत लड़की के रूप में लू तियान को लुभाने की कोशिश कर रहा था। मेरे साथ जुड़ जाओ लू तियान, मैं तुम्हें दुनिया भर की सुंदरियां दिलाऊंगी। लेकिन लू तियान ने मुस्कुराते हुए सू किंग्याओ की ओर देखा। जब मेरे पास नीदरराइट किंग्याओ है तो मैं लकड़ी विदेशी सिस्टम का क्या करूंगा? सू किंग्याओ ने गुस्से में सुनहरी जंजीरों से उस विदेशी सिस्टम स्पिरिट के चिथड़े उड़ा दिए और उसकी सारी ऊर्जा अल्टर ऑफ हेवन में समा गई। किंग्याओ ने राहत की सांस ली। मुझे लगा तुम उसे स्वीकार कर लोगे। लू तियान ने उसे पीछे से गले लगाया। कभी नहीं। हकीकत में वापस आने पर लू तियान के सामने मू यूनयुन और ली यूलिंग बैठी थीं। लू तियान ने उन्हें बताया कि किंग्युन संप्रदाय और कसू फैंग का खतरा टल चुका है। मू यूनयुन भावुक हो गई। तुमने मेरी मां को ढूंढने का वादा पूरा किया, शुक्रिया लू तियान। तभी ली यूलिंग ने एक गंभीर सवाल किया, लू तियान, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कुछ था? लू तियान ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि जब वह पहली बार अकेडमी आया था तो उसे यूलिंग से पहली नज़र में प्यार हो गया था। यूलिंग शर्म से लाल हो गई। उसने यूनयुन की ओर देखा। यूनयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लू तियान, हमने बचपन में वादा किया था कि हम एक ही आदमी से शादी करेंगे ताकि हम हमेशा साथ रहें, और अब हम दोनों को तुमसे प्यार हो गया है। लू तियान दंग रह गया। क्या तुम दोनों गंभीर हो? तुम मुझे शेयर करना चाहती हो? हाँ, हम साथ रहना चाहते हैं, यूलिंग ने धीमे से कहा। लू तियान ने आगे बढ़कर यूलिंग का हाथ थामा। यूलिंग, अगर तुमने ऐसी शर्त स्वीकार की है तो मैं भी वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। उसने बिना देर किए ली यूलिंग को अपनी बाहों में भरा और उसे गहराई से चूमना शुरू किया।
यूलिंग के पैर ढीले पड़ गए, पर उसने लुतियान को कसकर थाम लिया। मु यूनयून ये देखकर अपनी नाक सिकोड़ने लगी, तुम हमेशा इतने अचानक शुरू हो जाते हो। लुतियान के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। उसने न केवल दुश्मनों को खत्म किया था, बल्कि अब उसके हारेम में 2 बेशकीमती फूल एक साथ खिलने के लिए तैयार थे। हाँ, लुतियान से अलग होते ही ली यूलिंग की सांसें फूल रही थीं। उसके होंठों पर अभी भी लुतियान का स्वाद था। वह शर्म से लाल हो गई, खासकर तब जब उसने महसूस किया कि लुतियान के हाथ अभी भी उसके कूल्हों पर जमे हुए थे। तो कैसा लगा लिंगलिंग, क्या ये तुम्हारा पहला किस था? लुतियान ने शैतानी मुस्कान के साथ पूछा। यूलिंग ने उसे बदमाश कहते हुए पीछे धकेला। तभी लुतियान ने देखा कि मु यूनयून का चेहरा जलन के मारे गुब्बारे जैसा फूला हुआ था। उसने यूनयून को भी अपनी बाहों में खींच लिया और उसे तब तक चूमा जब तक वह मदहोश नहीं हो गई। डिंग, मु यूनयून और ली यूलिंग की अनुकूलता बड़ी वफादार प्रेमी। जोड़ 1000 फॉर्चून पॉइंट्स। अचानक लुतियान का चेहरा पीला पड़ गया और वह लड़खड़ाकर बैठ गया। लड़कियां घबरा गईं। लुतियान, क्या हुआ? लुतियान ने एक लंबी आह भरी और गंभीर होकर बोला, शायद यह मेरे शरीर का साइड इफेक्ट है। मैं इन्ने ट्रू यांग शरीर के साथ पैदा हुआ हूँ। ये शरीर बहुत शक्तिशाली है, पर इसमें यिन ऊर्जा की कमी है। अगर मैं महिलाओं के संपर्क में न रहूं तो मेरा शरीर भीतर से जलकर खाक हो जाएगा। कसू फैंग की गोली ने इस असंतुलन को और बढ़ा दिया है। उसने झूठ का जाल बुनते हुए आगे कहा, जितना अधिक मैं लड़कियों के करीब रहूंगा, मेरा शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। अगर भविष्य में मुझे किसी और के करीब जाना पड़े तो वह सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए होगा। डिंग, लुतियान के बुलशिट पर दोनों लड़कियों ने यकीन कर लिया। जोड़ 400 फॉर्चून पॉइंट्स। यूनयून और यूलिंग ने भोली बनकर उसकी सेहत के लिए उसे अन्य लड़कियों के करीब जाने की अनुमति दे दी। लुतियान मन ही मन हंसा, असली हारेम का रास्ता अब साफ हो गया है। लुतियान अब अपनी टीचर लिन रोक्सी के होमटाउन की ओर बढ़ा। रोक्सी अपने पिता के इलाज के बाद छुट्टी मनाने गांव गई थी। वह वहां काफी अकेलापन महसूस कर रही थी और लुतियान को याद कर रही थी। तभी उसके घर पर ओल्डे और उसका बेटा हे कुई आ धमके। उन्होंने रोक्सी के पिता पर 3 लाख का पुराना कर्ज होने का दावा किया और धमकी दी कि अगर वे पैसे नहीं दे सकते तो रोक्सी की शादी हे कुई से कर दें। मैं इस इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी, रोक्सी ने साफ मना कर दिया। हेकुई ने उपहास करते हुए कहा, मैं ग्रीनलीफ सिटी के ब्लैक शार्क ग्रुप में काम करता हूं और महीने के 1 लाख कमाता हूं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। या तो अभी 3 लाख दो, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। रोक्सी की मां ने उसे लुतियान को फोन करने के लिए कहा, पर रोक्सी हिचकिचा रही थी। मैंने कल ही उसे डांटा था, क्या वह मेरी मदद करेगा? काश तुम यहाँ होते लुतियान। डिंग डोंग, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रोक्सी के दिल की धड़कन बढ़ गई। दरवाजा धीरे से खुला और एक सुंदर युवक ढेर सारे बैग लेकर अंदर दाखिल हुआ। काफी सामान हो गया। नमस्ते अंकल लिन, आंटी लिन, लुतियान ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। रोक्सी के माता पिता उसे देखकर दंग रह गए। लुतियान ने मेज पर 10 साल पुरानी माउंट आई और दमिश्क रेड वाइन की बोतलें रखीं। हेकुई ने जैसे ही दमिश्क रेड वाइन देखी, उसके हाथ कांपने लगे। ये बोतल तो 2 लाख से ज्यादा की है। ओल्ड हे ने झल्लाकर बोतल छीननी चाही, पर लुतियान ने टोक दिया, सावधानी से अंकल, यह आपके लिए नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओल्ड हे चिल्लाया। लुतियान ने शांति से रोक्सी की मां को एक कीमती मेकअप बॉक्स दिया और फिर सीधे मुद्दे पर आया। उसने जेब से नकदी की गड्डियां निकाली और मेज पर पटक दी। अपना 3 लाख उठाओ और यहां से चलते बनो, हेकुई ने चालाकी दिखाते हुए कहा। 3 साल का ब्याज मिलाकर अब 5 लाख देने होंगे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अमीर है, दे देगा। लुतियान ठंडी हंसी हंसा। मेरे पास जो बच जाता है वह मैं जरूरतमंदों को देता हूं, कुत्तों को नहीं। और जो यहाँ भौंक रहा है वह कुत्ता ही है। हेकुई गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हें पता है मैं ब्लैक शार्क ग्रुप में काम करता हूँ। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। तभी हेकुई का फोन बजा। वह खुश हो गया, देखो मेरे बॉस ब्रदरहुड का फोन है। अब तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन फोन उठाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ब्रदरहुड, मजाक मत कीजिए। हेलो। हेकुई सोफे पर ढह गया। उसके बॉस ने उसे गालियां देते हुए नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उसने किसी ऐसी हस्ती लुतियान को नाराज कर दिया था जिससे कंपनी का मालिक भी थर थर कांपता था। मिस्टर हे, अब अपनी रकम उठाए और यहाँ से दफा हो जाए। यहाँ रहने पर आप अपनी नौकरी के साथ अपनी जान भी गंवा सकते हैं, लुतियान ने फुसफुसाते हुए कहा। हेकुई अपने पिता को घसीटते हुए वहां से भाग निकला। रोक्सी के माता पिता ये सब देखकर सन्न थे। लुतियान ने एक ही पल में उस घमंडी युवक को सड़क पर ला दिया था। दोपहर के भोजन के बाद रोक्सी की मां ने सुझाव दिया कि रोक्सी लुतियान को गांव घुमाने ले जाए। तुम इसे पहाड़ी पर बने सनसेट टेम्पल ले जाओ, वहां का सूर्यास्त बहुत मशहूर है। लुतियान और रोक्सी कार में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था। रोक्सी को लगा जैसे उसके दिल पर कोई बोझ है। उसने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, लुतियान, तुमने नई कार ली? लुतियान ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस शांति से गाड़ी चलाता रहा। रोक्सी को एहसास हुआ कि लुतियान अब पहले वाला साधारण छात्र नहीं रहा। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? लुतियान ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी, पर उसकी नजरें सड़क पर जमी थीं। सिर्फ एक कॉल और मैं यहाँ आ जाता। अगर मैं आज नहीं आता तो क्या तुम सच में उसे कोई से शादी कर लेती? नहीं, मैं उस कमीने से कभी शादी नहीं करती, रोक्सी ने दृढ़ता से कहा। पर लुतियान, तुम पहले ही मेरी इतनी मदद कर चुके हो, मैं फिर से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लुतियान ने कार रोकी और उतरकर रोक्सी का हाथ थाम लिया। वे चुपचाप सनसेट टेम्पल की ओर चलने लगे।
रॉक्सी को उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट और सुरक्षा महसूस हुई। मंदिर पहुंचते ही लुतियान की भाग्य की आंखों आइज ऑफ फॉर्चून ने कुछ खास देखा। मंदिर के बीचों बीच बने विशाल यिन यांग चक्र के नीचे से सुनहरा बैंगनी प्रकाश फूट रहा था। यहाँ कुछ दबा हुआ है। लुतियान ने अपनी जादुई शक्तियों और हेवनली स्क्रॉल ऑफ लॉन्गहू के ज्ञान का उपयोग किया। उसने चक्र के चारों ओर लगे 8 रेखा चित्रों एक डायग्राम्स को सही दिशा में घुमाया। एक भारी गूंज के साथ जमीन हिली और चक्र के 2 हिस्से अलग हो गए। लुतियान ने नीचे से एक प्राचीन चंदन का बक्सा निकाला और उसे चुपचाप गॉड स्पेस में सुरक्षित कर लिया। बाहर सूर्यास्त हो रहा था। लुतियान ने पीछे से रॉक्सी को गले लगाया और उसके गले को धीरे से चूमा। रॉक्सी, क्या तुम अब भी मुझे अपना छात्र मानती हो? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मर्द की तरह देखो, अपने मर्द की तरह। लुतियान की आवाज में एक अजीब सा अधिकार था। रॉक्सी ने उसकी आंखों में झांका। ढलते सूरज की लालिमा में लुतियान का चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। लुतियान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लुतियान हंसा और चिल्लाकर बोला, लिन रॉक्सी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रॉक्सी ने भी अपनी हिचकिचाहट छोड़ी और पूरी ताकत से चिल्लाई, लुतियान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डिंग, लिन रॉक्सी की अनुकूलता बड़ी वफादार प्रेमी। जोड़ 500 फॉर्चून पॉइंट्स। रॉक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ होने पर मुझे समाज या लोगों की परवाह नहीं रहती। लुतियान ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, तो क्या अब मैं तुम्हें अपना उपहार मसाज दे सकता हूँ? क्या यहाँ पास में कोई होटल है? रॉक्सी ने शर्माते हुए अपनी सहमति दी और कार की चाबी थाम ली। कार में बैठते ही लुतियान ने गॉड स्पेस में उस बक्से को खोला। उसके अंदर 3 अद्भुत चीजें थीं। एक जादुई तलवार जो क्षतिग्रस्त थी पर बेहद घातक, एक घंटी जो 5 एलिमेंटल कॉपर से बनी थी लुओपान बनाने के काम आने वाली, एक प्राचीन स्क्रॉल 5 एलिमेंटल आर्ट ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग अर्थ ग्रेड तकनीक। लुतियान मन ही मन हंसा। ये सब चेन ये पुराना हीरो के लिए था, पर अब ये सब उसका था। तभी सिस्टम ने एक नया विकल्प दिया। डिंग, आपकी पुरानी ट्रू एनर्जी एब्जॉर्प्शन और इस नई तकनीक के बीच फ्यूजन संभव है। क्या आप 8000 फॉर्चून पॉइंट्स खर्च करके इन्हें मिलाना चाहेंगे? लुतियान ने एक गहरी सांस ली। हाँ, इसे करो। लुतियान की पुरानी तकनीकें आपस में विलीन हो गईं और एक नई किताब सामने आई जो बहुरंगी रोशनी से चमक रही थी, डिवाइन आर्ट ऑफ कैओटिक फ्लावर। डिवाइन आर्ट ऑफ कैओटिक फ्लावर। जैसे ही लुतियान ने इसे ग्रहण किया, उसकी सेलेस्टियल कॉम्प्रिहेंशन सक्रिय हो गई। उसने महसूस किया कि यह तकनीक किसी भी चीज़ से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसने इसका पहला अध्याय ब्लूम ऑफ कैओटिक फ्लावर सिद्ध किया। अब उसके दंतियान में एक 7 पंखुड़ियों वाला जादुई फूल खिल चुका था, जिसकी हर पंखुड़ी एक अलग तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, धातु, लकड़ी, बिजली और हवा को नियंत्रित करती थी। सबसे बड़ी बात, उसने यूनिफिकेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ का कौशल सीखा, जिससे दोहरी साधना डुअल कल्टिवेशन के दौरान दोनों साथियों की शक्ति कई गुना बढ़ सकती थी। इधर लुतियान और रॉक्सी पहाड़ियों के बीच एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचे। झोपड़ी की लाइट खराब थी, इसलिए लुतियान ने अपनी जादुई अग्नि से बाहर ही आग जलाई। रॉक्सी जब पानी लेने गई तो लुतियान ने अपनी विंड डिटेक्शन शक्ति का उपयोग कर एक जंगली तीतर फेजेंट पकड़ा और उसे भूनना शुरू किया। जब रॉक्सी वापस आई तो वह लुतियान की शिकार और खाना बनाने की कला देख हैरान रह गई। लुतियान ने चतुराई से रॉक्सी की मां को फोन किया और झूठ बोल दिया कि वे किसी दोस्त के घर पर हैं और आज रात वापस नहीं आएंगे। तुम बहुत बदमाश हो, रॉक्सी ने उसकी छाती पर हल्के से मारते हुए कहा। लुतियान ने उसे चूमते हुए फुसफुसाया, बस इस पल का आनंद लो। रात का खाना खाने के बाद लुतियान ने झोपड़ी से बिस्तर बाहर निकाल लिया। तुम बिस्तर बाहर क्यों ला रहे हो? क्या तुम मेरा मसाज खुले आसमान के नीचे करोगे? रॉक्सी घबरा गई। लुतियान ने उसके करीब आकर शैतानी अंदाज में फुसफुसाया, डियर टीचर रॉक्सी, सच बताओ, क्या बाहर खुले में ये सब करना थोड़ा उत्तेजित नहीं कर रहा? एक टीचर होकर ऐसी अनैतिक चीजें खुले में करना, क्या तुम्हें उत्साह महसूस नहीं हो रहा? रॉक्सी का प्रतिरोध पिघलने लगा। पूर्णिमा की चांदनी में लुतियान के शब्दों ने उसके इरादे मजबूत कर दिए। उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे। चांदनी में उसका गोरा बदन किसी संगमरमर की मूर्ति की तरह चमक रहा था। लुतियान ने उसके अंतःवस्त्र, ब्रा एंड पैंटी भी हटा दिए। मसाज का असली मजा बिना कपड़ों के ही आता है, लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। रॉक्सी ने शर्म से अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। लुतियान ने ये नरिशिंग ऑयल की बोतल निकाली और रॉक्सी की पीठ पर तेल की बूंदें गिराईं। लेखक का नोट। पाठक ने पन्ना पलटते हुए लेखक से कहा, लुतियान तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकला। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ मसाज नहीं रहने वाला। लेखक ने शांत भाव से जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि यह सिर्फ एक साधारण मसाज रहे? पाठक ने शर्म से अपना चेहरा छुपाते हुए मन ही मन चिल्लाया, नहीं, बस शुरू करो। लुतियान ने ये नरिशिंग ऑयल की जादुई शक्ति को अपनी समर रेन मसाज तकनीक के साथ मिला दिया। जैसे ही उसके हाथ रॉक्सी की नग्न पीठ पर फिरे, रॉक्सी के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली सिसकारी निकल गई। तेल की बर्फीली और गर्म उत्तेजना ने उसके शरीर की संवेदनशीलता को 10 गुना बढ़ा दिया था। लुतियान, ये बहुत अच्छा लग रहा है। रॉक्सी अब अपनी आवाज दबा नहीं पा रही थी। लुतियान के मजबूत हाथों ने उसके सुडौल कूल्हों को मजबूती से भींचा, जिससे उसका शरीर रुई की तरह मुलायम हो गया। अब पलट जाओ रॉक्सी, सामने का हिस्सा बाकी है। रॉक्सी ने हिम्मत जुटाकर करवट ली। चांदनी में लुतियान का सुगठित बदन देखकर वह दंग रह गई। उसने अपनी जांघों के बीच हाथ रखकर अपने गुप्त जंगल को छिपाने की कोशिश की। लुतियान ने धीरे से उसके हाथ हटाए और उसकी कामुकता की तारीफ करते हुए उसके वक्षों को आटे की तरह गूंधना शुरू किया।
रॉक्सी का पूरा शरीर आग की लपटों में जलने लगा। रॉक्सी, क्या तुम मुझे स्वीकार करती हो? लुतियान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, मैं करती हूँ। लुतियान ने अपनी जादुई हेवनली थ्रस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। रॉक्सी की आंखों से आंसू छलक पड़े जब लुतियान का विशाल अंग उसकी गहराई को चीरता हुआ अंदर समा गया। लुतियान ने उसे चूमते हुए फुसफुसाया, आज से तुम मेरी हो। डिंग, यूनिफिकेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ सक्रिय। कमरे में मांस के टकराने की आवाज़ें पापा गूंजने लगीं। रॉक्सी को दर्द के साथ साथ एक ऐसा सुख मिल रहा था जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने लुतियान की कमर के चारों ओर अपने पैरों का लॉक बना लिया। लुतियान के गहरे झटकों ने रॉक्सी को कई बार चरम सुख तक पहुंचाया और अंत में लुतियान का गर्म अमृत रॉक्सी की कोख में समा गया। क्या ये खत्म हो गया? रॉक्सी ने हाँफते हुए पूछा। नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। लुतियान ने मुस्कुराते हुए उसे डॉगी पोजीशन में खड़ा किया। रॉक्सी का बदन पसीने और तेल से चमक रहा था। लुतियान ने पीछे से उसे पकड़ा और फिर से प्रहार शुरू किए। खुले आसमान में चांदनी के नीचे इस तरह मिलन करना कैसा लग रहा है टीचर रॉक्सी? लुतियान ने चिढ़ाते हुए पूछा। लुतियान, मत पूछो, यह अद्भुत है। रॉक्सी ने चिल्लाकर स्वीकार किया। उसने खुद को पीछे की ओर धकेला ताकि लुतियान और भी गहराई तक पहुंच सके। लुतियान ने उसके वक्षों को मजबूती से पकड़ा और अपनी माना ऊर्जा को रॉक्सी के शरीर में प्रवाहित किया। डिंग, लिन रॉक्सी की अनुकूलता अधिकतम विजित कॉन्कर्ड हुई। जोर्स और डेस्टिनी और 3000 फॉर्चून पॉइंट्स। साधना और मिलन के बाद लुतियान ने रॉक्सी को कमल मुद्रा लोटस पोजीशन में बैठने के लिए कहा ताकि वह अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस कर सके। लुतियान ने देखा कि उसके दंतेयान में वह जादुई फूल और भी ठोस हो गया था और यिन यांग चक्र पूरी तरह संतुलित हो चुका था। उसने अपनी उत्तेजना को शांत किया और अपनी टीचर की नई शक्ति के उदय का इंतजार करने लगा। तो मैंने फिर से लिन रॉक्सी से यिन ऊर्जा सोख ली है, जिससे मेरे क्योटिक फ्लावर का यिन हिस्सा और मजबूत हो गया है। लुतियान ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। इस जादुई तकनीक का दूसरा अध्याय पंखुड़ियों का संचय एक्यूमुलेशन ऑफ पेटल्स है, जिसके लिए अलग अलग तत्वों की ऊर्जा को सोखना जरूरी है ताकि संतुलन बना रहे। लुतियान ने महसूस किया कि अब वह डार्कनेस मैजिक को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। इधर रॉक्सी अपनी नई शक्तियों को देखकर दंग थी। यह अविश्वसनीय है। मैं मार्शल अप्रेंटिस के निम्न चरण के शिखर पर पहुंच गई हूं। मेरी नसें इतनी जल्दी कैसे खुल गईं? लुतियान ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने हथियार की ओर इशारा किया। इसने तुम्हारी मदद की। रॉक्सी ने उसे बदमाश कहा, पर वह भी जानती थी कि लुतियान के साथ बिताई वह रात ही उसके मार्शल आर्टिस्ट बनने की असली वजह थी। वापस गॉड स्पेस में लुतियान ने अपने 18,000 फॉर्चून पॉइंट्स का हिसाब देखा। चलो कुछ खरीदारी और अपग्रेड करते हैं। उसने 5,000 पॉइंट्स खर्च करके बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड को अपग्रेड किया और उसे मैरो वॉशिंग पेस्ट में बदल दिया। फिर उसने अपनी बिजली से बनी लकड़ी की तलवार को अपग्रेड किया, जिससे उसे लाइटनिंग टेम्पर्ड वुड प्राप्त हुई। पॉइंट्स पानी की तरह बह रहे हैं, पर यह सब भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है, उसने सोचा। अगली सुबह लुतियान ने रॉक्सी को उसके घर छोड़ा और खुद अपने विला वापस आ गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे तलवारों के टकराने और हाथापाई की आवाजें सुनाई दीं। आंगन में ऑफिसर निंगक्सुए और जिया यानरू आपस में कुश्ती और मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रही थीं। यान मिंगजू एक पत्थर पर बैठकर वायलिन बजा रही थी, जो उनके स्पारिंग सत्र के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का काम कर रहा था। निंगक्सुए के पास अनुभव था, तो यानरू के पास यिन यांग दिव्य आंखें और लुतियान द्वारा दी गई विशेष ट्रेनिंग। तो तुम वापस आ गए। कल रात कहाँ गायब थे? यानरू ने लड़ते लड़ते लुतियान को घूरा। लुतियान ने हकलाते हुए काम की व्यस्तता का बहाना बनाया। निंगक्सुए ने लुतियान से पूछा, तुमने हुई यांग को कैसे मारा? वह एक हाई स्टेज मार्शल मास्टर था। लुतियान ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने उसे जहर दिया और फिर एक सरप्राइज अटैक किया। उसे पता था कि मुशुई और किंग्युन संप्रदाय इस मामले को दबा देंगे, इसलिए वह बेफिक्र था। दोपहर के खाने के बाद लुतियान ने होसान और अपनी नई प्राइवेट आर्मी को बुलाया। भाइयों, मुझे शहर के अंडरवर्ल्ड की ताज़ा रिपोर्ट दो। हमें अब पूरी ग्रीनलीफ सिटी को अपने नियंत्रण में लेना है। लुतियान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसका साम्राज्य अब खड़ा हो रहा था। लेखक का नोट, कुछ छोटे बदलाव। यूनिफिकेशन ऑफ यिन एंड यांग का नाम अब यूनिफिकेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ कर दिया गया है। क्या आप पात्रों के परिचय वाला एक विशेष अध्याय ऑक्सिलरी चैप्टर चाहते हैं? कमेंट और रिव्यू करना न भूलें। लुतियान ने अपने योद्धा होसान की ओर देखकर सिर हिलाया। उम्मीद है सब ठीक चल रहा होगा। बिल्कुल मालिक। लियाओ आई की मौत के बाद जेडसी गैंग का आंतरिक कलह शांत हो गया है, पर हुई यान की मौत की खबर सुनकर क्रिम्सन वुल्फ गैंग और हिडन स्नैक हाउस सतर्क हो गए हैं और हाथ मिलाने की सोच रहे हैं, होसान ने जानकारी दी। होसान के आदमी वैन से 4 बोरे लेकर आए और उन्हें लुतियान के सामने पटक दिया। उनमें से हुई यान के 4 वफादार योद्धा निकले, जो अब भी लुतियान को धमकियां दे रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुई यान तुम्हें मार डालेंगे। लुतियान हंसा। हुई यान मर चुका है और तुम्हारी नसें सील हैं, तुम अब चूजों से भी कमजोर हो। लुतियान ने उनके सामने एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, खून का अनुबंध रखा। या तो इस पर दस्तखत करो और मेरी सेवा करो, या हुई यान के बगल में दफन होने के लिए तैयार हो जाओ। एक योद्धा ने हमला करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने लुतियान की ओर खंजर ताना, अनुबंध की जादुई शक्ति से उसके शरीर के अंगों से खून रिसने लगा और वह तड़प तड़प कर मर गया। बाकी तीनों ने डर के मारे तुरंत अपने खून से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए।
लुतियान ने उनमें से एक जो किंगयुन संप्रदाय का था को वापस भेजा ताकि वह वेई जिक्यू को खबर दे सके कि उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही है। इसके बाद लुतियान नाइट पल बार पहुंचा। दिन का समय था और बार खाली था। लुतियान वहां सोफे पर बैठकर वाइन का लुत्फा उठाने लगा। लू शानवेई ने 2 सुंदर लड़कियों को लुतियान की सेवा में भेजा, पर लुतियान ने मुस्कुराते हुए इशारा किया कि असली शिकार लुआओ बिंग्यू कमरे के अंदर छिपी है। लुआओ बिंग्यू बाहर आए और लुतियान के बगल में बैठ गई। लुतियान ने सीधे अपनी मांग रखी, मुझे तुम्हारी पूरी जेडसी गैंग चाहिए। तुम इसे चलाओगी, पर आखिरी फैसला मेरा होगा। बिंग्यू उसकी महत्वाकांक्षा देख दंग रह गई। तुम्हें लगता है कोई गैंग इसे स्वीकार करेगी? लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सबको मना लूंगा। अचानक लुतियान की आंखें सिकुड़ीं। लगता है कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। इससे पहले कि बिंग्यू कुछ समझ पाती, एक काला खंजर बिजली की गति से उसके दिल की ओर लपका। बिंग्यू की आंखें डर से बंद हो गईं, पर मौत नहीं आई। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह खंजर उसके सीने से महज कुछ मिलीमीटर दूर लुतियान की उंगलियों में जकड़ा हुआ था। शांत रहो बड़ी बहन, तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, लुतियान ने शांत स्वर में कहा। हॉल के अंधेरे से एक आदमी बाहर निकला, तिएली टाइली। लुआओ बिंग्यू, आज तुम्हारा अंत है। सालों पहले तुमने मुझे ठुकराया था, अब मैं तुम्हें एक मामूली रखेल बनाकर अपने गुंडों के हवाले कर दूंगा। तिएली एक मिडल स्टेज मार्शल मास्टर के शिखर पर था और खंजर चलाने में माहिर था। उसने लुतियान को नजरअंदाज करते हुए बिंग्यू पर हमला करने की तैयारी की। बिंग्यू ने बेबसी से लुतियान की ओर देखा, जो अब भी शांति से अपना तमाशा देख रहा था। लुतियान अब भी शांति से बैठा था। उसने लुआओ बिंग्यू की ओर देखा, सुंदर बड़ी बहन, अब फैसला लेने का समय है। क्या करोगी? बिंग्यू ने बेबसी में कहा, क्या मेरे पास कोई और रास्ता है? मेरी मदद करो और जेडसी गैंग तुम्हारी होगी। तिएली अट्टहास कर उठा, तुम्हें लगता है ये बच्चा तुम्हें मुझसे बचाएगा? उसने खंजर ताना, पर अगले ही पल लुतियान की फुर्ती ने उसे चौंका दिया। लुतियान ने खंजर को हवा में ही पकड़कर वापस तिएली के कंधे पर दे मारा। फिर उसने तिएली के सीने पर ग्रेट हॉर्स स्टॉम्प प्रहार किया और उसका दंतियान डैंशन नष्ट कर दिया। तिएली तड़पकर बेहोश हो गया। मिस शानवेई, क्या आप ठीक हैं? लुतियान ने शानवेई को अपनी बाहों में संभालते हुए पूछा। शानवेई का चेहरा लुतियान की निकटता से लाल हो गया। लुतियान ने तिएली की नब्ज जांची और मुस्कुराया। इसने अपनी उम्र घटाकर और प्रतिबंधित दवाएं खाकर ब्रेक थ्रू किया था, इसलिए यह इतना कमजोर निकला। खतरा टल चुका था, पर असली खेल अब शुरू हुआ। बिंग्यू ने वादा निभाया और गैंग लुतियान को सौंप दी, पर उसने वहां से जाने का नाटक किया। लुतियान ने उसे पीछे से पकड़ लिया। बड़ी बहन, चालाकी नहीं। तुमने सालों की मेहनत से बनाए इस गैंग को छोड़ने का नाटक तो अच्छा किया, पर मैं जानता हूं कि तुम इसे कभी नहीं छोड़ोगी। लुतियान ने बिंग्यू को 2 विकल्प दिए, या तो पैसे लेकर अपनी सुरक्षा के साथ कहीं दूर चली जाओ, या फिर मेरे साथ रहकर पूरे पूर्वी प्रांत ईस्टर्न प्रोविंस के अंडरवर्ल्ड पर राज करो। क्या तुम मुझे खुद को बेचने के लिए कह रहे हो? बिंग्यू ने आह भरी। मैं जबरदस्ती नहीं करता, लुतियान ने उसके कान में फुसफुसाया। अंततः बिंग्यू ने लुतियान के साथ रहने का फैसला किया। लुतियान ने उसे एक सरप्राइज किस दिया, जिससे बिंग्यू हक्की बक्की रह गई। लिटिल लू, तुम वादे के पक्के नहीं हो, उसने बनावटी गुस्से में कहा। लुतियान ने मुस्कुराते हुए बिंग्यू के कान में कुछ ऐसा कहा कि वह शर्म से पानी पानी हो गई। तुम्हें कैसे पता? वह चिल्लाए। लुतियान ने बस उसकी रेशमी जुल्फों से खेलते हुए कहा, क्योंकि शर्माते हुए तुम और भी खूबसूरत लगती हो। जाते समय लुतियान ने लू शानवेई का हाथ पकड़ा। शानवेई, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शानवेई ने शर्माते हुए तुरंत हामी भर दी। डिंग, लुआओ बिंग्यू की अनुकूलता बढ़ी 3 सितारा, जोड़ 600 फॉर्चून पॉइंट्स। डिंग, लू शानवेई की अनुकूलता बढ़ी 5 सितारा, जोड़ 400 फॉर्चून पॉइंट्स। लुतियान ने महसूस किया कि मुख्य नायिकाओं हेरोइंस के मुकाबले साइड कैरेक्टर्स को जीतना आसान है, क्योंकि उनका गर्व कम होता है। कार में बैठते ही उसने शानवेई से पूछा, क्या तुम्हें क्रिम्सन वुल्फ गैंग का ठिकाना पता है? हाँ, पर तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? बस एक पुराने दोस्त से मिलने, लुतियान ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लुतियान और लू शानवेई शहर की एक अंधेरी गली में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात ली गोंग से हुई, जो क्रिम्सन वुल्फ गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। ली गोंग लुतियान को देखते ही थरथर कांपने लगा। ली गोंग, क्या तुमने अपने बॉस गु यांग से बात की? लुतियान ने वाइन का घूंट भरते हुए पूछा। ली गोंग ने बताया कि गु यांग जेडसी गैंग को निगलने पर तुला है और वह लुतियान की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। लुतियान की आंखों में एक ठंडी चमक आए। ली गोंग, अगर तुम्हारा लीडर अपनी गैंग को बर्बादी की ओर ले जा रहा है, तो उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मैं तुम्हें नया लीडर बनाऊंगा, पर याद रखना, अगर तुमने गद्दारी की तो मैं बिना उंगली उठाए तुम्हें खत्म कर दूंगा। लुतियान की किलिंग ऑरा ने ली गोंग को पसीने पसीने कर दिया। उसने तुरंत वफादारी की कस्में खाईं। शानवेई यह सब देख दंग थी। लुतियान ने बिना खून बहाए एक और गैंग की जड़ें हिला दी थीं। वापसी में लुतियान ने शानवेई से उसके अतीत के बारे में पूछा। शानवेई ने भावुक होकर बताया कि कैसे एक बार उसे अमीर ग्राहकों को बेचा जा रहा था और लुआओ बिंग्यू ने उसे बचाया था। लुतियान को उस साइड कैरेक्टर के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। शानवेई, चलो आज कुछ मजा करते हैं। आज के लिए मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लुतियान उसे एक बड़े शॉपिंग मॉल ले गया। उसने शानवेई के लिए हजारों युआन के कीमती कपड़े खरीदे। शानवेई को एक हुडी और शॉर्ट्स में देखकर लुतियान मंत्रमुग्ध हो गया। वह बिल्कुल किसी 2D टॉमबॉय एनीमे लड़की जैसी लग रही थी। लुतियान ने उसके लिए एक विशेष पारदर्शी कपड़ा भी चुना, जिसे देखकर शानवेई शर्म से लाल हो गई।
डिंग, लू शानवेई की अनुकूलता बढ़ी 6 सितारा, जोड़ 200 फॉर्चून पॉइंट्स। शॉपिंग के बाद वे एक सिनेमा हॉल के प्राइवेट लाउंज में फिल्म देखने पहुंचे। शानवेई फिल्म से बोर होकर लू तियान की गोद में बैठ गई। फिल्म तो बकवास है, पर मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। मुझे पता है तुम्हारे पास कई औरतें हैं, पर अगर तुम मुझे भी थोड़ा प्यार दोगे तो मेरे लिए वही काफ़ी है। शानवेई ने लू तियान की शर्ट के बटन खोलना शुरू किए। हनी, तुम सिर्फ एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड हो, मुझे इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। जैसे ही माहौल गर्म हुआ और लू तियान शानवेई के पहाड़ों को सहलाने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में एक धमाका हुआ। डिंग, सिस्टम अपडेट पूरा हुआ। होस्ट को तुरंत किसी ऐसी जगह जाने की आवश्यकता है जहां कोई भीड़ न हो। लू तियान के हाथ रुक गए। उसे पता था कि यह अपडेट उसके लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। सिस्टम अपडेट पूरा होते ही लू तियान गॉड स्पेस में पहुंचा। वहां का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। सू किंगयाओ अब पहले से कहीं अधिक दिव्य और शक्तिशाली दिख रही थी। उसने बताया कि उसने फ्लावर बॉडीगार्ड सिस्टम की आत्मा को पूरी तरह खत्म कर उसकी शक्तियों को सोख लिया है। किंगयाओ ने लू तियान को थ्रोन ऑफ फेट, भाग्य का सिंहासन दिखाया, एक प्राचीन पत्थर का सिंहासन जो अल्टर ऑफ हेवन पर रखा था। जैसे ही लू तियान उस पर बैठा, उसे एक ईश्वर जैसी शक्ति का एहसास हुआ। अचानक सिंहासन की शक्ति ने लू तियान को डायमेंशनल जंप के माध्यम से अंतरिक्ष के शून्य में पहुंचा दिया। वह एक अनजान ग्रह के बाहर मंडरा रहा था। जब उसने अपनी भाग्य की आंखों से देखा तो उसकी रूह कांप गई। ग्रह के बाहर एक विशालकाय दानव तैर रहा था, काली लाल जेली जैसा, जिसमें अनगिनत प्राचीन तलवारें धंसी हुई थीं। उस दानव की विशाल लाल आंख ने लू तियान को देखा। लू तियान को लगा जैसे वह उस दबाव से मर जाएगा, पर सिंहासन ने उसे सुरक्षा कवच प्रदान किया। लू तियान ने एक सम्राट की तरह उस दानव की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। डिंग, हॉट डेमन ऑफ फॉरगॉटन स्वॉर्ड आपसे बात करना चाहता है। इंटरफेस पर संदेश आया, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मेरे लिए एक काम करो। लू तियान ने निडर होकर जवाब दिया, मुफ्त में कुछ नहीं होता। इनाम क्या है? सू किंगयाओ ने बीच बचाव किया और उस दानव के साथ सौदेबाजी की। कुछ ही देर में लू तियान के सामने एक नया मिशन आया। डिंग, आपको ईस्ट सन वर्ल्ड में एक भाग्य के पुत्र सोन ऑफ हेवन प्रोटैगनिस्ट का शिकार करना है। इनाम, दिव्यता का एक अंश शार्ड ऑफ डिविनिटी और एक मार्शल सोल। अतिरिक्त लाभ, आप उस दुनिया में डेस्टिनी और फॉर्चून पॉइंट्स भी कमा सकते हैं। समय सीमा 40 दिन। लू तियान के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आई। दिव्यता का अंश और मार्शल सोल, ये तो बहुत ही शानदार सौदा है। लेखक का नोट, यहीं से एक नए वॉल्यूम और एक नए रोमांचक आग की शुरुआत होती है। ये सफ़र बहुत ही मसालेदार फैन सर्विस के साथ होने वाला है। क्या आप तैयार हैं लू तियान को दूसरी दुनिया में तहलका मचाते हुए देखने के लिए? दिव्यता का अंश और मार्शल सोल क्या हैं? लू तियान ने उलझन में पूछा। सू किंगयाओ ने समझाया, लिटिल लू, ये वो चीज़ें हैं जिनकी तुम्हें भविष्य में हर हाल में ज़रूरत पड़ेगी। चिंता मत करो, यहाँ के 40 दिन तुम्हारी दुनिया के सिर्फ एक दिन के बराबर हैं। लू तियान ने राहत की सांस ली, पर किंगयाओ ने चेतावनी दी कि चूंकि उसने 3 लोगों का भाग्य जबरन सोखा है, इसलिए उसे संसार के दंड बैकलैश से बचने के लिए अपनी शक्तियों पर पाबंदियां लगानी होंगी। लू तियान की ऊर्जा अब 100 पॉइंट्स और शक्ति 600 पॉइंट्स तक सीमित कर दी गई और वह अब सिर्फ 2 तत्वों की जादुई शक्ति इस्तेमाल कर सकता था। अचानक भाग्य का सिंहासन गायब हो गया और लू तियान हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। अरे, क्या मुझे सुपरहीरो लैंडिंग करनी होगी? बचाओ, वह चिल्लाया। नीचे से एक विमान गुजर रहा था जिसके पायलटों को लगा कि आसमान से कोई इंसान गिरा है, पर उन्होंने इसे रात की ड्यूटी की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। जमीन से टकराने से महज कुछ इंच पहले सिस्टम ने लू तियान की गति धीमी कर दी और वह सुरक्षित उतर गया। कमबख्त सिस्टम ने तो मुझे हॉट अटैक ही दे दिया था। लू तियान ने मिशन की जानकारी पढ़ी, डेविल हीरो का शिकार। उसे एक ऐसे भाग्य के पुत्र को मारना था जो असल में एक पुनर्जन्म लिया हुआ क्रूर शैतान था। डिंग, आपकी भाग्य की आंखें लेवल 4 पर अपग्रेड हो गई हैं। अब आप डेस्टिनी फोरसाइट ऑफ डेस्टिनी का उपयोग कर सकते हैं। लू तियान इस नई आधुनिक दुनिया के एक शहर में भटकने लगा। अचानक उसकी आंखों ने भीड़ में एक सुनहरी चमक देखी। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची सड़क पार कर रही है और एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर बढ़ रहा है। एक युवक उस बच्ची को बचाने के लिए कूदा। उसने बच्ची को तो ढकेल दिया, पर खुद ट्रक के नीचे आने वाला था। इतनी जल्दी नहीं, लू तियान ने झपट्टा मारकर उस युवक को खींच लिया। ट्रक महज कुछ सेंटीमीटर की दूरी से निकल गया। मैं जिंदा हूँ, शुक्रिया भाई, युवक ने हाँफते हुए कहा। लू तियान ने उस ट्रक को घूरते हुए देखा। उसे लगा जैसे ट्रक उसे घूर रहा हो। डिंग, आपने ट्रक कून को एक सफल आइसेकाई ट्रांसपोर्ट करने से रोक दिया। आपको 2000 फॉर्चून पॉइंट्स मिलते हैं। लू तियान ने उस युवक की ओर देखा जिसे उसने ट्रक से बचाया था और 500 फॉर्चून पॉइंट्स खर्च करके उसका स्टेटस चेक किया। नाम, यामादा सूर्यो। शक्ति, 80 भाग्य, 90 जोड़। स्किल, बेसमेंट ड्वेलर मैक्स। बिल्कुल वैसा ही जैसा एक ईसाई प्रोटैगोनिस्ट होता है, पर असली खिलाड़ी तो ट्रक कुन है। लू तियान ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा। उसे समझ आ गया कि उसे डेस्टिनी पॉइंट्स क्यों नहीं मिले, और वह वहां से तुरंत निकल गया ताकि अगला ट्रक उसे ही निशाना न बना ले। 1 घंटे बाद लू तियान को भूख और थकान महसूस होने लगी। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तभी उसकी नज़र एक अजीब से कैफे पर पड़ी। वह अंदर जाकर बैठ गया। मेरे प्यारे मास्टर, आप क्या लेना चाहेंगे? एक सुंदर लड़की जो एक उत्तेजक मेड ड्रेस पहने थी उसके सामने झुककर बोली।
लुतियान को तुरंत समझ आ गया, ओह, तो यह है वो मशहूर मेयर कैफ़े। लड़की ने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। लुतियान ने हॉट चॉकलेट और कुकीज़ का ऑर्डर दिया। जब बिल चुकाने की बारी आई तो लुतियान के होश उड़ गए। लड़की ने बताया कि मास्क हटाने का चार्ज सिर्फ 100 वाई है। लुतियान ने अपनी जेब से भारतीय नोट लाल वाले निकाले। लड़की उलझन में पड़ गई, यह क्या है? कोई विदेशी मुद्रा। लुतियान का चेहरा काला पड़ गया। धिक्कार है, मैं भूल गया कि ये दूसरी दुनिया है। यहाँ मेरी करोड़ों की नकदी महज रद्दी कागज है। तभी कैफे में एक गुंडा आया और उसने उस मेड जिसका नाम लिली था के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। डर के मारे लिली के हाथ से डिश गिर गई और टूट गई। कैफे का मैनेजर, जो एक गंजा और मोटा अगली बास्टर्ड टाइप का आदमी था, वहां पहुंचा। लिली, इस डिश की कीमत तुम्हारी महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। मेरे केबिन में आओ, हम वहां शांति से बात करेंगे। मैनेजर की गंदी मुस्कान देख लुतियान समझ गया कि उसके इरादे क्या हैं। लुतियान खड़ा हुआ और बाहर जाते समय उस गुंडे से गलती से टकरा गया और बड़ी सफाई से उसका बटुआ मार लिया। फिर वह मैनेजर मसूरा के पास पहुंचा। मिस्टर मैनेजर, क्या आपको पता है कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था? लुतियान ने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा। 2 ब्लॉक आगे एक मैनेजर की लाश मिली थी। वह भी अपनी महिला कर्मचारियों को परेशान करता था। किसी ने उसका अंग एक मैकेनिकल चीज श्रेडर में डालकर कतर दिया था। मैनेजर मसूरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लुतियान की बातों के जादू एलिक्वेंस ने उसे इतना डरा दिया कि उसकी रूह कांप गई। ये सच है। सरकार इस खबर को दबा रही है ताकि लोग डरे नहीं। पर आप भी एक मैनेजर हैं, इसलिए सावधान रहिएगा, लुतियान ने फुसफुसाते हुए कहा। मैनेजर इतना डर गया कि उसने लिली को डांटने के बजाय उसे माफ कर दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। लिली ने लुतियान की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? लुतियान सकपका गया। तुम्हें कैसे पता? लिली हंस पड़ी। जब तुमने वो अजीब नोट दिखाए और आखिरी कुकी खाते समय तुम्हारा चेहरा जैसा बना, मैं समझ गई थी। कोई बात नहीं, यह मेरी तरफ से ट्रीट है। लुतियान ने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम लुतियान है। वक्त आने पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसने लिली पर मार्क ऑफ फोरसाइट लगा दिया ताकि वह भविष्य में उसकी सुरक्षा कर सके। कैफे से बाहर निकलकर लुतियान ने उस गुंडे का बटुआ चेक किया। चोरी करना पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। बटुए में ढेर सारी नकदी के साथ एक कार्ड निकला, पैराडाइज कसिनो। लुतियान की आंखों में चमक आ गई। कसिनो, ये तो बहुत ही सही जगह है। रात का समय था और शहर की गलियां रंगीन रोशनी से गुलजार थीं। लुतियान एक आलीशान इमारत के सामने पहुंचा, जहां उसे कई सुंदर युवतियों ने घेर लिया। लुतियान ने उनमें से एक युवती को अपनी बातों में फंसाया और उसे एक कीमती जेड की मूर्ति दी। यह अपने बॉस को देना, वह मुझे खुद मिलने के लिए बुलाएगा। वह युवती लुतियान के आकर्षण और उस कीमती कलाकृति से इतनी प्रभावित हुई कि उसने तुरंत लुतियान का संदेश अपने बॉस तक पहुंचा दिया। जल्द ही एक काले सूट वाले आदमी ने लुतियान को 5वीं मंजिल पर शेरो नाम के एक गैंगस्टर के पास पहुंचाया। शेरो उस जेड मूर्ति की नक्काशी देखकर हैरान था। तुम काफी बहादुर लगते हो नौजवान। बताओ, क्या सौदा करना चाहते हो? शेरो ने कर्कश आवाज में पूछा। लुतियान ने बिना अनुमति लिए कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है। शेरो के बॉडीगार्ड्स लुतियान पर झपटे, पर लुतियान उनके लिए किसी अभेद्य काल की तरह था। उसने एक गार्ड को चावल की बोरी की तरह उठाकर शेरो की मेज पर पटक दिया। जब शेरो ने पैनिक बटन दबाना चाहा तो लुतियान ने एक पेंसिल को डार्ट की तरह फेंककर शेरो की हथेली को मेज पर ही आर पार छेद दिया। शेरो दर्द से कराह उठा। पेंसिल वाकई हथियारों का सबसे अच्छा हथियार है, लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी स्लॉटर औरत छोड़ी, जिससे शेरो का शरीर डर के मारे जम गया। उसने बिना देर किए लुतियान के वफादारी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सबमिशन पर हस्ताक्षर कर दिए। गैंग का नया गुप्त मालिक बनने के बाद लुतियान सीधे उनकी तिजोरी में पहुंचा। उसने वहां से 10 मिलियन 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी अपने गॉड स्पेस में डाल ली। उसकी भाग्य की आंखों ने एक विशेष पत्थर की पहचान की, 10,000 साल पुराना ज्वालामुखी क्रिस्टल, वॉल्केनिक क्रिस्टल। इसमें अग्नि और यांग ऊर्जा का अपार भंडार था। लुतियान ने शेरो को आदेश दिया कि वह उसके लिए एक इंपीरियल स्वीट रूम, एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र तैयार रखे। और हाँ, रात के खाने में कुछ लजीज होना चाहिए। रात में अपने लग्जरी कमरे की बालकनी पर बैठकर लुतियान ने उस ज्वालामुखी क्रिस्टल से ऊर्जा सोखनी शुरू की। जैसे ही उसने डिवाइन आर्ट ऑफ कैओटिक फ्लावर का अभ्यास किया, क्रिस्टल की तपिश ने उसके खून को उबाल दिया। उसे गर्मी बर्दाश्त करने के लिए बालकनी के स्विमिंग पूल में कूदना पड़ा। कुछ घंटों के बाद उसके दंशांत में फूल की अग्निपंखुड़ी पूरी तरह ठोस हो गई और केंद्र में यिन यांग चक्र पूरी तरह संतुलित हो गया। नर्म यिन ऊर्जा और कठोर यांग ऊर्जा अब एक साथ हैं। लुतियान ने अपनी हथेलियों में काला और सफेद प्रकाश महसूस किया। अब वह एक ही समय में विनाश और सृजन दोनों शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। साधना के बाद वह गहरी नींद में सो गया, पर उसे क्या पता था कि रात के सन्नाटे में कुछ बड़ा होने वाला है। लुतियान की आंखें खुली, पर वह अपने लग्जरी कमरे में नहीं बल्कि एक भयावह युद्धभूमि में था। उसने देखा कि आसमान में काले चोगे वाला एक दुष्ट जादूगर मोडार हाथ में बैंगनी क्रिस्टल वाला स्टाफ लिए अट्टहास कर रहा है। मोडार के सामने ढलती उम्र का एक महान योद्धा आजर खड़ा था, जिसके कवच से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। मोडार ने आजर को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए एक जादुई क्रिस्टल दिखाया। उसमें कैद दृश्यों में मोडार आजर की पत्नी और बेटी को बेरहमी से प्रताड़ित कर रहा था।
आज़र की आंखों से खून के आंसू बह निकले, पर उसका संकल्प नहीं देगा। आज़र, मेरी मौत तो बस एक नई शुरुआत है, मोडार चिल्लाया। दोनों के बीच प्रलयंकारी युद्ध हुआ। अंत में आज़र ने अपनी पूरी जीवन शक्ति झोंककर एक दिव्य भाले से मोडार की आत्मा पर प्रहार किया। मोडार की आत्मा बिखरने लगी, पर उसने एक रहस्यमयी पत्थर तोड़कर खुद को पुनर्जन्म रिइंकार्नेशन के चक्र में डाल दिया। आज़र दहाड़ उठा, वह बच निकला। अंत में पागलपन और प्रतिशोध की आग में जलते हुए आज़र ने खुद के सीने में अपनी तलवार उतार ली। लुतियान पसीने से तरबतर होकर होटल के कमरे में जागा। डिंग, आपने हॉट डेमन द्वारा भेजा गया स्मृति खंड मेमोरी फ्रैगमेंट देख लिया है। उसने मोडार की सटीक लोकेशन न दे पाने के लिए माफ़ी मांगी है। लुतियान का चेहरा अजीब हो गया। माफ़ी, लोकेशन भूल गया। तभी अगला संदेश आया। हॉट डेमन, मोडार की यादें इस जन्म के लिए सील हैं, पर उसका भाग्य फॉर्चून कम नहीं हुआ है। वह इसी शहर के किसी हाई स्कूल का छात्र है। आपके पास उसे ढूंढने के लिए 39 दिन हैं। चलो, कम से कम इतना तो पता चला कि वह एक स्टूडेंट है, लुतियान ने मुस्कुराते हुए सोचा। सुबह तैयार होकर लुतियान बाहर निकला, जहां ब्लैकी कार के साथ उसका इंतजार कर रहा था। ब्लैकी ने उसे एक नया फ़ोन और पहचान पत्र दिए। ब्लैकी, यहाँ पास में कौन सा हाई स्कूल है? मालिक, सबसे पास और बड़ा ब्लू वैली हाई स्कूल है। ठीक है, वहीं चलो। रास्ते में अचानक लुतियान चिल्लाया, गाड़ी रोको। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी बिल्ली पकड़ने के लिए सड़क पर भागा है और सामने से वही जाना पहचाना ट्रक आ रहा है। एक युवक बच्चे को बचाने के लिए कूदा और ट्रक की चपेट में आने ही वाला था। फिर से नहीं, लुतियान ने बिजली की गति से झपट्टा मारकर उस युवक को खींच लिया। ट्रक चीखते हुए ब्रेक मारकर रुका। लुतियान ने ट्रक के ड्राइवर को देखा। अरे, तुम तो वही कल रात वाले ड्राइवर हो। ड्राइवर ने भी उसे पहचान लिया। और तुम भी वही कल वाले लड़के हो। मेरा ट्रक फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। हाँ, डिंग, आपने ट्रक को लगातार दूसरी बार सफल इसेकाई ट्रांसपोर्ट करने से रोका। आपको 3000 फॉर्चून पॉइंट्स मिलते हैं। लुतियान और ब्लैकी ब्लू वैली हाई स्कूल पहुंचे। लुतियान ने अपनी भाग्य की आंखों से पूरे स्कूल को स्कैन किया। ब्लैकी ने शरारती अंदाज में पूछा, मालिक, क्या आप यहाँ की ताज़ा कलियाँ चुनने आए हैं? लुतियान ने मुस्कुराते हुए नज़रअंदाज किया और मैदान की ओर देखा। वहां उसे एक सुनहरे प्रकाश का स्तंभ दिखा, एक हाई स्कूल का लड़का। लुतियान ने 3000 फॉर्चून पॉइंट्स खर्च कर उसका स्टेटस चेक किया। नाम, हिरोतो यूजी। डेस्टिनी, 1100। शक्ति, 200। गोल्डन फिंगर, गुड लक आर्मर पैसिव। स्किल, जूडो मास्टर, म्यूजिशियन, डांस 8 मैक्स। गुड लक आर्मर, यानी इसकी किस्मत इसे हर दुर्घटना से बचाएगी। लुतियान ने अपनी ठुड्डी सहलाई। इसे मारने के लिए पहले इसका मानसिक संतुलन और किस्मत तोड़नी होगी। उसने ब्लैकी को आदेश दिया कि वह इस लड़के की पूरी प्रोफाइल निकाले और उसे किसी भी तरह इस स्कूल में नौकरी दिलाए। अचानक लुतियान को लिली मैड कैफे वाली लड़की पर लगे मार्क ऑफ फोरसाइट से संकेत मिला। उसने देखा कि स्कूल के कुछ छात्र लिली को परेशान कर रहे हैं। लिली यहाँ चश्मे में बिल्कुल अलग और साधारण दिख रही थी। लुतियान ने ब्लैकी को उसकी मदद के लिए भेजा और खुद प्रिंसिपल से मिलने चला गया। प्रिंसिपल के ऑफिस में रिसा इसामे, म्यूजिक क्लब की हेड, लुतियान को एक बाहरी समझकर विरोध कर रही थी। लुतियान ने अपनी संगीत प्रतिभा दिखाने का फैसला किया। उसने पियानो पर फॉर एलिजा की ऐसी धुन बजाई कि रिसा और प्रिंसिपल मंत्रमुग्ध हो गए। यह अद्भुत है, मिस्टर लू, आप वाकई एक उस्ताद हैं, रिसा ने अपनी हार मानते हुए कहा। लुतियान ने चतुराई दिखाई। उसने म्यूजिक असिस्टेंट की नौकरी रिसा को दे दी और खुद के लिए लाइब्रेरी में काम मांगा। मुझे शांति पसंद है, मैं लाइब्रेरी संभाल लूंगा। प्रिंसिपल खुश हो गए और रिसा तो लुतियान की इस उदारता की दीवानी हो गई। डिंग, रिसा की अनुकूलता बढ़ी। 2 सितारा, जोड़ 500 फॉर्चून पॉइंट्स। रिसा अब लुतियान को स्कूल घुमाने लगी। रिसा चान, वह लड़का जो तुम्हारे साथ था, वह कौन है? लुतियान ने हिरोतो की ओर इशारा करते हुए पूछा। वह हिरोतो कुन है, मेरा बचपन का दोस्त, रिसा ने मुस्कुराते हुए कहा। लुतियान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। बचपन का दोस्त, हम। हिरोतो कुन, तुम्हारी बर्बादी का रास्ता तुम्हारी अपनी दोस्त के जरिए ही शुरू होगा। लेखक का नोट, पाठक चिल्ला रहे हैं, हाँ, सभी नायकों को खत्म करो, उनके प्लॉट बर्बाद करो। वहीं दूसरी ओर लेखक कचरा उपन्यास पढ़ पढ़कर अपनी दिमागी कोशिकाओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। रिसा लुतियान को लेकर लाइब्रेरी पहुंची। लुतियान ने रिसा की सुंदरता और उसके संगीत के प्रति जुनून की तारीफ की, जिससे रिसा का दिल बाग बाग हो गया। रिसा ने अपना नंबर लुतियान को दिया और वहां से चली गई। अकेले लाइब्रेरी में लुतियान ने अपनी भाग्य की आंखों से एक कोना स्कैन किया। उसे वहां 2 पुरानी किताबें मिली जो बैंगनी रोशनी से चमक रही थीं, डेविल्स मैजिक बुक और बुक ऑफ सोल्स। वाह, यहाँ सम्मोहन हिप्नोसिस की किताबें भी हैं। ये तो बिल्कुल किसी हेंटाई जैसा प्लॉट लग रहा है, लुतियान ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने सेलेस्टियल कॉम्प्रिहेंशन की मदद से डार्क मैजिक के 2 मंत्र, डार्क ट्रैकिंग और डेमोनिक सील, सीख लिए। उसने सम्मोहन की किताब को भविष्य के लिए अपने गॉड स्पेस में रख लिया। डिंग, आपने एक प्लॉट आइटम हासिल किया। जोड़ 50 डेस्टिनी और 1000 फॉर्चून पॉइंट्स। स्कूल खत्म होने के बाद लुतियान ने रिसा को उसकी कार में घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया। रिसा खुशी खुशी मान गई। जब वे उसके अपार्टमेंट पहुंचे तो लुतियान का सामना रिसा की मां इचिका से हुआ। इचिका को देखते ही लुतियान के मुंह से निकला, क्या शानदार गोरी बमशेर ब्लॉन्ड बॉम्बशेल है। इचिका एक परिपक्व और बेहद आकर्षक महिला थी। लुतियान ने तुरंत अपनी चाल चली।
उसने इचिका को प्रस्ताव दिया कि वह रिसा का ट्यूटर बन सकता है और साथ ही उसने अपनी रहने की समस्या का बहाना बनाया। इचिका लुतियान के सभ्य व्यवहार और उसकी बुद्धिमत्ता से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसे अपने अपार्टमेंट में एक पेइंग गेस्ट के रूप में रहने की अनुमति दे दी। डिंग, इचिका की अनुकूलता बढ़ी। 2 सितारा जोड़ 300 फॉर्चून पॉइंट्स। तभी वहां हिरोतो पहुंचा। हिरोतो को जब पता चला कि लुतियान अब उनके साथ रहने वाला है तो वह थोड़ा असहज हुआ, पर उसने लुतियान से हाथ मिलाया। लुतियान ने मन ही मन सोचा, देखो इस शैतान मोडार को कैसे मासूमियत का चोला ओढ़े बैठा है। रात के खाने के बाद हिरोतो अंडे और दूध लेने बाहर निकला। लुतियान ने चुपके से उसका पीछा किया। वह देखना चाहता था कि हिरोतो को उसकी दूसरी गोल्डन फिंगर शक्ति कब और कैसे मिलने वाली है। अचानक सन्नाटे में कुछ अजीब हलचल हुई। लुतियान के रोंगटे खड़े हो गए। लुतियान की आंखें तब चमक उठी जब उसने हिरोतो को अचानक रुकते देखा। उसने माइंड रीडिंग का उपयोग किया। हिरोतो घर जाने के लिए एक शॉर्टकट गली की तलाश में था। लुतियान ने अपनी भाग्य की आंखों का दायरा बढ़ाया और हिरोतो के पहुंचने से पहले ही उस रास्ते पर पहुंच गया जहां से सुनहरी चमक आ रही थी। उसने चतुराई से हिरोतो को रोका। अरे हिरोतो कुन, क्या इत्तेफाक है, चलो कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। लुतियान ने उसे बातों में उलझाया और धीरे धीरे उस स्थान से दूर ले गया जहां उसका भाग्य इंतजार कर रहा था। लुतियान ने हिरोतो को एक रेस लगाने की चुनौती दी और उसे काफी दूर ले जाने के बाद वहां से विदा कर दिया। हिरोतो के जाते ही लुतियान बिजली की गति से उस अंधेरी गली की ओर भागा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक काली परछाई उस पर झपटी। कितनी स्वादिष्ट ऊर्जा है, लाओ इसे मुझे दे दो, एक मधुर पर मखमली आवाज गूंजी। एक सुंदर स्त्री आकृति लुतियान के ऊपर थी और उसके सीने को चीरने की कोशिश कर रही थी। लुतियान ने अपनी स्लॉटर ऑरा छोड़ी और उसका गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। कौन हो तुम? तभी वहां कुछ लोगों के भागने की आवाज आई। वे ओनम्योजी जादुई शिकारी थे जो उस दानव को ढूंढ रहे थे। उस आकृति ने लुतियान को अंधेरे में खींच लिया और चुप रहने का इशारा किया। शिकारी वहां से गुजर गए। तो तुम एक दानव हो? लुतियान ने पूछा। इंसान, मैं 1000 साल पुरानी शक्तिशाली फॉक्सयाओ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हालांकि अंधेरा था, पर लुतियान उसकी परिपक्व काया और चमकती हरी आंखों को देख सकता था। उसने लुतियान को अपने भ्रमजाल अलूजन में फंसाने की कोशिश की। लुतियान को एक शानदार बिस्तर और उस पर लेटी एक कामुक स्त्री दिखने लगी जो उसे बुला रही थी, ओनी-चान मेरे पास आओ। पर लुतियान की ट्रू एलिमेंटल डेवोरिंग बॉडी ने उस भ्रम को पल भर में चीर दिया। आह, ये कैसा दबाव है, मुझे छोड़ दो। वह फॉक्सयाओ दर्द से चिल्लाई और अपने असली रूप में घुटनों पर आ गई। लुतियान उसे मरता हुआ छोड़कर जाना चाहता था, पर उसने लुतियान का पैर पकड़ लिया। कृपया मुझे बचा लो, मैं उस नर्क जैसी जगह वापस नहीं जाना चाहती। उसकी आंखों में सच्चे आंसू थे। लुतियान ने दया दिखाते हुए उसके साथ एक अनुबंध करने का फैसला किया। डिंग, स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट का पता चला। होस्ट की पसंद के अनुसार इसे रूपांतरित किया जा रहा है। सोने की जंजीरों जैसा एक प्रकाश लुतियान और उस फॉक्सयाओ के बीच उभरा। तभी शिकारी वहां वापस आ गए। लुतियान ने भोला बनने का नाटक किया और शिकारियों को गलत रास्ता बताकर भेज दिया। डिंग, आपने हिरोतो से एक महत्वपूर्ण प्लॉट आइटम छीन लिया है। जोड़ 150 डेस्टिनी और 7000 फॉर्चून पॉइंट्स। डिंग, अनुबंध सफल। आपकी अनुबंधित बीस्ट अब गॉड स्पेस में है। उसके इलाज के लिए 3000 फॉर्चून पॉइंट्स काटे जा रहे हैं। लुतियान झल्ला उठा। उसने नियम और शर्तें पढ़े बिना ही सहमति दे दी थी। वह थका हुआ अपने पैराडाइज होटल पहुंचा, पर जैसे ही उसने कदम रखा उसकी आंखों के सामने एक सुनहरा धागा लाल रोशनी के साथ चमकने लगा। लिली, वह यहाँ होटल में क्या कर रही है? लेखक का नोट। दोस्तों, एक बुरी खबर है। मैं कुछ दिनों में अपने हॉस्टल शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए अब से रोजाना सिर्फ एक ही अध्याय आ पाएगा। मैं प्रवाह बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया। पैराडाइज होटल में लिली का भाग्य सूत्र थ्रेड ऑफ डेस्टिनी देखकर लुतियान उलझन में था। वह धागे का पीछा करते हुए होटल के वीआईपी के टीवी सेक्शन में पहुंचा। अंदर का नजारा खौफनाक था। हिरोमी नाम का एक लड़का लिली को उसके कुछ गुप्त वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। लिली फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहां कैफे का मैनेजर मसूरा भी आ गया। उन दोनों ने मिलकर लिली को नशीली बियर पिलाई थी और अब उसे लव ड्रग देकर उसका फायदा उठाने वाले थे। कितना घिनौना खेल है, लुतियान ने ठंडे स्वर में बुदबुदाया। मैनेजर मसूरा अभी लिली के कपड़े उतारने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटा। हिरोमी का खून से लथपथ शरीर दीवार से जा टकराया। मसूरा खड़ा हुआ और लुतियान को देखते ही चिल्लाया, तुम? उस दिन भी तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। आज मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। लुतियान की आंखों में मौत का सन्नाटा छा गया। मैनेजर, तुम्हें लगा था कि उस दिन मैं सिर्फ तुम्हें डरा रहा था। अगले ही पल लुतियान ने मसूरा की गर्दन लोहे जैसी पकड़ में जकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। उसने मसूरा को किसी मक्खी की तरह दीवार पर पटका, जिससे उसकी नाक और हड्डियां चकनाचूर हो गईं। हिरोमी ने खंजर से लुतियान पर हमला किया, पर लुतियान ने अपनी नंगी हथेली से ब्लेड पकड़ लिया। उसने खंजर छीनकर हिरोमी के कंधे में उतार दिया। हमला ऐसे किया जाता है, बच्चे। तभी ब्लैकी और उसके गार्ड्स वहां पहुंचे। लुतियान ने आदेश दिया, इन दोनों को ले जाओ। पहले इनके अंक काटो, फिर इनके शरीर के बाकी हिस्सों को बेच दो। पैसे तुम लोग रख लेना। मसूरा और हिरोमी की चीखें गलियारे में गूंज उठीं। लुतियान ने लिली को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में ले आया। उसने एक्यूप्रेशर के जरिए उसके शरीर से नशे का असर कम किया। लिली होश में आते ही लुतियान को गले लगाकर रोने लगी। क्या तुम पागल हो? लुतियान ने उसे डांटा।
सिर्फ एक धमकी के लिए तुम पुलिस के पास नहीं गई और उस घटिया लड़के के साथ यहाँ क्यों आए? लिली ने सिसकते हुए कहा, मैं बस अपनी क्लास की लड़कियों की तरह मजे करना चाहती थी। मुझे भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए था। मैंने बहुत मेकअप किया, महंगे कपड़े खरीदे ताकि लोग मुझे पसंद करें। लुतियान ने उसके बैग से उसका चश्मा निकाला और उसे पहना दिया। उसने लिली को आईने के सामने खड़ा किया और पीछे से गले लगाया। तुम्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं है लिली, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूबसूरत लगती हो। लिली सन रह गई। उसने पहली बार खुद को लुतियान की नज़रों से देखा, बिना मेकअप के, सिर्फ वही साधारण लिली। मैं तो एक नर्ड जैसी दिखती हूँ। क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? हाँ, तुम परफेक्ट हो। दोनों के होंठ एक दूसरे में खो गए। लुतियान ने देखा कि लिली के पीछे का काला दुर्भाग्य का साया कम होने लगा था। इतना बड़ा दुर्भाग्य, ये तो यानरू से भी ज्यादा है। मैं इसे ठीक करके ही रहूंगा। लिली, तुम्हारा असली नाम क्या है? लिली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम साकी याशिदा है। पाठक, अरे रुको, क्या साकी याशिदा? ये तो वही नाम है। लेखक, दरवाजा खोलो, हमें अगला अध्याय अभी जानना है। अंदर से एक आलसी आवाज आई, मैंने कहा था ना, दिन में सिर्फ एक अध्याय। साकी याशिदा, ये नाम मुझे कुछ याद दिला रहा है, पर क्या? लुतियान ने साकी को अपनी बाहों में भरते हुए सोचा। उसने महसूस किया कि साकी का शरीर गर्मी से तप रहा था। प्रिय, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? साकी ने मदहोश नजरों से पूछा। लुतियान ने उसे गंभीरता से देखा। साकी, हम कल ही मिले हैं। तुम्हें मेरी दौलत, मेरी ताकत और मेरे चेहरे के अलावा मेरे बारे में कुछ नहीं पता। मैं कोई नेक इंसान नहीं हूँ। मेरे पास पहले से कई औरतें हैं और तुम शायद मेरी अनऑफिशियल प्रेमिका बनकर रहोगी। क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहती हो? साकी की आंखों में आंसू थे, पर उसका संकल्प दृढ़ था। मुझे परवाह नहीं, बस जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान और प्यार सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। लुतियान ने उसे चूमते हुए फुसफुसाया, ठीक है, पर याद रखना, एक बार तुम मेरी बन गई तो तुम सिर्फ मेरी संपत्ति प्रॉपर्टी रहोगी। मैं अपनी चीजें किसी के साथ साझा नहीं करता। कमरे के बड़े आईने के सामने साकी सिर्फ अपने अंतर्वस्त्रों में खड़ी थी। लुतियान ने उसे पीछे से गले लगाया। ये तुम्हारा असली रूप है और अब यह मेरा है। साकी ने अपना चश्मा नहीं उतारा, क्योंकि लुतियान को वह उसी रूप में पसंद थी। लुतियान ने उसके वक्षों से उसकी ब्रा हटाई और उसके गुलाबी निप्पलों के साथ खेलना शुरू किया। साकी का शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। प्रिय, मत करो, मैं इस तरह पागल हो जाऊंगी। लुतियान ने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसके गीलेपन को महसूस किया। उसका विशाल अंग साकी की कोमल जांघों के बीच रगड़ खा रहा था। उसने एक झटके में अपनी स्वर्गीय गदा साकी के अंदर उतार दी। साकी के मुंह से एक चीख निकली और उसकी आंखों से दर्द के आंसू छलक पड़े। डरो मत साकी, यह आखिरी बार है जब किसी ने तुम्हें दर्द दिया है, लुतियान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। डिंग, यूनिफिकेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ सक्रिय। कमरे में मांस के टकराने की आवाजें पापा गूंजने लगीं। साकी को दर्द के साथ एक ऐसा सुख मिल रहा था जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने लुतियान की कमर को अपने पैरों से जकड़ लिया। लुतियान की रफ्तार बढ़ती गई और अंत में उसका गर्म तरल साकी की कोख में भर गया। साधना के इस कौशल की वजह से लुतियान को अब गर्भनिरोधकों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका सारा अमृत ऊर्जा एसेंस में बदल जाता था। मिलन के बाद साकी ने अपनी मां को फोन किया और झूठ बोल दिया कि वह किसी सहेली के घर प्रोजेक्ट खत्म कर रही है। उसने फोन पर मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। हम आज रात बहुत मजा करने वाले हैं टिल्डा। लुतियान ये सुनकर दंग रह गया और उसका अंग फिर से अंगड़ाई लेने लगा। तो राउंड 2 के लिए तैयार हो। साकी के सोने के बाद लुतियान गॉड स्पेस में पहुंचा, पर वहां पहुंचते ही एक काली परछाई उस पर झपटी। लेखक का नोट, शायद यह वही अंत है जो हम सब उन शापित किताबों कर्स्ड बुक्स के लिए चाहते थे जिन्होंने हमारे बचपन को डराया था। एक सुखद अंत। 10 लाख व्यूज के लिए आप सबका शुक्रिया। लुतियान जैसे ही गॉड स्पेस में पहुंचा, एक सुंदर स्त्री ने उसे जमीन पर दबोच लिया। ये कौन सी जगह है? तुमने मुझे कहाँ कैद किया है? वह फॉक्स याओ चिल्लाए। लुतियान ने मुस्कुराते हुए उसके गाल सहलाए। मिस फॉक्स याओ, शांत हो जाए। अनुबंध आपकी इच्छा से ही हुआ था, पर सिस्टम ने इसे मेरे अनुसार बदल दिया। अब तुम मेरी दासी सबॉर्डिनेट हो। फॉक्स याओ, जिसका नाम लुतियान ने सीओयू छोटा चांद रखा, पहले तो बहुत भड़की, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि लुतियान के स्पेस की जादुई वस्तुओं जैसे ब्रह्मांडीय शोधन कड़ाही और सिंहासन के सामने वह कुछ भी नहीं है। उसने घुटने टेक कर लुतियान को मास्टर स्वीकार कर लिया। साओयू एक 6 पूंछ वाली लोमड़ी थी जिसकी सुंदरता किसी साम्राज्य को बर्बाद कर सकती थी। लुतियान ने देखा कि उसके बाएं कंधे पर एक भेड़िए का टैटू बन गया था। यह उनके अनुबंध का प्रतीक था। इससे लुतियान को 2 नई शक्तियां प्राप्त हुईं। भ्रमजाल हलुसिनेशन, 100 माना खर्च करके किसी को भी 20 सेकंड के लिए भ्रम में डालना। कामुक फेरोमोन ऑफ लस्ट, लुतियान के शरीर की गंध अब महिलाओं को उसकी ओर आकर्षित करेगी और उसे चखने वाली स्त्रियां उसके शरीर के लिए पागल हो जाएंगी। लुतियान ने साओयू के शरीर पर अपना सील ढूंढा जो उसके पेट के निचले हिस्से नाभि के ठीक नीचे पर था। साओयू शर्म से लाल हो गई जब लुतियान ने उस जगह को छुआ। लुतियान ने उसे अपनी यांग ऊर्जा का एक गोला खिलाया जिसे उसने बड़े चाव से चखा। मास्टर का सार बहुत गाढ़ा और स्वादिष्ट है, उसने मदहोश होकर कहा। साओयू से बात करते हुए लुतियान को पता चला कि उसे 1 हफ्ते पहले हिरोतो ने ही अनजाने में आज़ाद किया था। तो ये हिरोतो का दूसरा गोल्डन फिंगर था। साओयू उसे अपना रक्षक मानती और उसके हरेम का हिस्सा बन जाती। पर अब वह मेरी है।
लुतियान ने महसूस किया कि ये दुनिया स्लाइस ऑफ लाइफ सॉल्ट शैली की है, जहां नायक अपनी किस्मत और लड़कियों के प्यार से जीतता है। तो मैं एक सॉल्ट दुनिया का विलेन हूँ। यहाँ सिर्फ ताकत काम नहीं आएगी, मुझे दिमाग चलाना होगा। उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान आई। बचपन का दोस्त हम, क्यों न इस रोमांटिक कहानी को एक दिल दहला देने वाले एनटीआर में बदल दिया जाए। लुतियान की हंसी सुनकर साओ यूं भी कांप उठी। अगली सुबह लुतियान स्कूल पहुंचा। साकी पहले ही घर जा चुकी थी। लुतियान लाइब्रेरी के कंप्यूटर पर स्कूल के सिस्टम में वायरस डालने लगा। तभी रिसा चान वहां आए। सुप्रभात लू सेनपाई। सुप्रभात रिसा चान, क्या तुमने कल के होमवर्क के सवाल हल किए? मैंने कोशिश की, क्यों ना आप खुद देख लें। रिसा ने शरारती अंदाज में जीभ निकालकर कहा। लेखक का नोट, दोस्तों, कहानी अब एक मोड़ ले रही है जहां लुतियान नायक के रिश्तों की जड़ें काटेगा। ऑथर बॉक्स जरूर पढ़ें। लुतियान लाइब्रेरी में अपना समय बड़े आराम से बिता रहा था। उसने स्कूल का सबक हैक किया और कल होने वाले टेस्ट का प्रश्नपत्र डाउनलोड कर लिया। अब रिसा इस एग्जाम में टॉप करेगी और मैं उसके परिवार के साथ रहने का पक्का इंतजाम कर लूंगा। हिरोतो से उसकी हर चीज़ छीनने का मेरा प्लान शुरू हो चुका है। तभी एक लड़की ने उसकी नींद में खलल डाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और काम के समय सो क्यों रहे हो? लुतियान ने आंखें मली और सामने खड़ी लड़की को देखा। काला कोट, काली स्कर्ट, स्टॉकिंग्स और चेहरे पर बर्फीला गर्व। ओह, तो तुम स्टूडेंट काउंसिल से हो। मैं रेन असागा की हूँ, स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट। और मैं लुतियान, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। रेन ने उसे चुनौती दी कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है और उसे किताबों के बारे में कुछ नहीं पता। लुतियान ने मुस्कुराते हुए शर्त रखी, अगर मैं किसी भी किताब की जगह बताने में गलती करूं तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। रेन ने कई कठिन किताबों के नाम लिए, पर लुतियान ने पलक झपकते ही उनकी सटीक अलमारी और रैक नंबर बता दिए। रेन हैरान रह गई। अंत में लुतियान ने उसे एक किताब थमाई जिसे वह असल में ढूंढ रही थी। नन्ही डचेस ने तानाशाह को पालतू बनाया, एक रोमांटिक उपन्यास। रेन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये चाहिए थी? बस एक अंदाज़ा, लुतियान ने अपनी माइंड रीडिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। रेन वहां से अपनी इज्जत बचाकर भाग खड़ी हुई। डिंग, आपने रेन असागाकी का स्टेटस अनलॉक किया। डेस्टिनी 200। स्कूल खत्म होने के बाद लुतियान, रिसा और हिरोतो उसकी कार में घर की ओर निकले। हिरोतो थोड़ा परेशान था क्योंकि उसकी और रेन की बहस हुई थी। लुतियान मन ही मन हंसा, प्लॉट के हिसाब से ये दोनों लड़ेंगे और फिर प्यार में पड़ेंगे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। घर पहुंचते ही लुतियान ने इचिका, रिसा की मां का अभिवादन किया और चालाकी से हिरोतो को वहां से भगा दिया। हिरोतो कुन, कल टेस्ट है, तुम्हें घर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई को हल्के में मत लो। इचिका ने भी उसकी बात का समर्थन किया। डिंग, आपने हिरोतो को रिसा के घर से भगाया। जोड़ 20 डेस्टिनी और 500 फॉर्चून पॉइंट्स। रिसा जब ऊपर होमवर्क कर रही थी, लुतियान किचन में इचिका की मदद करने पहुंचा। उसने इचिका के लिए पानी का गिलास भरा और चुपके से उसमें अपने खून की कुछ बूंदें कामुक फेरोमोन मिला दी। पानी पीते ही इचिका को अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। लुतियान ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह कांप उठी। मुझे थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है। लुतियान ने रात का खाना बनाया। उसकी कुकिंग इतनी लाजवाब थी कि इचिका और रिसा उंगलियां चाटती रह गईं। लुतियान ने बातों बातों में इचिका के साथ डबल मीनिंग बातें शुरू कर दीं। इचिका सान, मैं अब छोटा लूप नहीं रहा। मेरी चीज़ें अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। इचिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर उसे यह छेड़खानी पसंद आई। कितने सालों बाद किसी ने मुझे इस तरह छेड़ा है। लुतियान वाकई दिलचस्प है। डिंग, इचिका की अनुकूलता बड़ी, 4 सितारा। जोड़ 500 फॉर्चून पॉइंट्स। लेखक का नोट, कल के लिए माफ़ी। नए माहौल में ढलने में थोड़ी परेशानी हो रही है और तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर भी मैं कहानी जारी रखूंगा। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।